पूरी दुनिया एक महामारी के दौर से गुजर रही है और ऐसे में नई शिक्षा नीति लागू की गई। क्या नई शिक्षा नीति से जरूरी थी स्वास्थ्य नीति, जिसकी आज के पेंडेमिक के दौर में बहुत आवश्यकता है। इस सब्जेक्ट के साथ हम हमारे साथ है डॉक्टर तेजस्वी जी, डॉक्टर कोरोना योद्धा सरोज जी, और हमारे प्रबंध संपादक मनोहर मनोज जी। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर दिवाकर जी के पास जाना चाहूंगा। मैं पूछना चाहूंगा क्या जरूरी था इस वक्त, शिक्षा नीति या स्वास्थ्य नीति? देखिए, किसी भी देश की प्रगति के लिए, विकास के लिए जो मूलभूत ढांचा होती है उसकी दो ही पिलर पे खड़ी होती है, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य। और ये डिपेंड करता है कि आप किस स्थिति में कहाँ तक देखते हैं, लेकिन यही दोनों पिलर है जो कि एक देश को बैलेंस्ड वे में आगे ले जाने को सक्षम होता है। शिक्षा स्वास्थ्य के बिना कोई मायने नहीं रख पाती, और स्वास्थ्य भी शिक्षा के साथ साथ एक अनुनाश्य संबंध के द्वारा ही आगे बढ़ता है। स्वास्थ्य के लिए भी शिक्षा बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि उससे वो लोग समझ पाते हैं कि हमारे स्वास्थ्य की अहमियता हमारे लाइफ में कितनी है, वो शिक्षा के द्वारा ही पता चलता है। लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति को ये मालूम होता है कि स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण उसके लाइफ में है और उसके लिए क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए। निश्चित तौर पे जब समाज में और जब देश में कोई स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है, तो उसमें प्रायोरिटाइजेशन डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे अगर देश में कभी सीमा पर कुछ प्रॉब्लम आता है तो डिफेंस का एक प्रायोरिटी आती है कि आपके देश को बचाना है। उसी तरह जब देश में एक महामारी आपदा आती है जिसमें देश के बहुत सारे जनसंख्या एक साथ प्रभावित होते हैं, तो उस समय स्वास्थ्य पर कंसंट्रेशन होना सबसे आवश्यक होता है, सबसे मूलभूत होता है। और इसी के तहत मेरा मानना है कि आज के दिन में स्वास्थ्य पर अभी पूरी देश का फोकस होनी चाहिए। और क्योंकि ये आम जनता को प्रभावित कर रहा है और आज के दिन में इतनी तेजी से ये पैर पसार रहा था, जिससे कि हर एक परिवार का कोई ना कोई सदस्य प्रभावित हो रहा है और बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। तो इस स्थिति में आज स्वास्थ्य पर पैनी नजर और स्वास्थ्य को प्रायोरिटी के रूप में सारे देश को, पॉलिसी मेकर्स को, प्रशासन को, जो सरकार है उसको देना आवश्यक है। और स्वास्थ्य नीति एक ऐसी पॉलिसी है जो कि लॉन्ग टर्म की पॉलिसी होती है, और उससे बुनियादी ढांचा जो स्वास्थ्य का है उसे सुदृढ़ करने में सहायक होती है। और स्वास्थ्य नीति हमारे यहाँ बहुत आवश्यक है। और एक ऐसी स्वास्थ्य नीति नहीं, नीतियां तो बहुत बनती हैं, लेकिन जो प्रभावी ढंग से इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो पाए सुदूर क्षेत्रों में, हमारे प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राइमरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सब सेंटर लेवल सुदृढ़ हो पाए, वैसी स्वास्थ्य नीति हमें चाहिए। केवल कागज वाली स्वास्थ्य नीति अनेकों बनी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत इफेक्टिवली नहीं हो पाया आज के दिन में भी। अनफॉर्चुनेटली आजादी के इतने दशकों के बाद भी आज स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी हमारे देश में नहीं है, ये हम कह सकते हैं। सरोज जी, इसी क्वेश्चन के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस वक्त में स्वास्थ्य नीति जरूरी थी या नई शिक्षा नीति? देखिए दीपक जी, बात तो ये है कि सभी जानते हैं कि शिक्षा उपयोगी चीज है और बहुत जरूरी चीज है, लेकिन स्वास्थ्य इतनी जरूरी चीज है कि यदि आपकी जान नहीं बचे तो फिर आप शिक्षा भी कैसे पाएंगे, रोजगार भी कैसे पाएंगे, या अन्य चीजों को भी कैसे करेंगे। अब जो वर्तमान में भारत की स्थिति है या बिहार की भी स्थिति है, अगर मैं देखूं तो आपके पास ये मतलब हम लोग के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार के पास ही संसाधन नहीं है कि आप कोविड जैसी महामारी से लड़ नहीं है संसाधन, क्योंकि उनके पास संसाधनों की इस तरीके से कमी है कि आपके पास अगर ढंग से ऑक्सीजन खोज देंगे तो नहीं मिलेगा, आपके पास अगर वेंटिलेटर्स खोजेंगे नहीं मिलेगा। अब मतलब जितना चाहिए, जिस बड़े लेवल पे महामारी था उस लेवल पे छोड़िए, बहुत छोटे लेवल पे भी नहीं है, या इतनी महंगी है कि आप उसके लिए बहुत कुछ एफोर्डेबल नहीं है। बहुत सारा, जैसे अगर किसी को कोविड हो जाए तो मूल रूप से 5-6 टेस्ट तो मजबूरी में भी करना ही है। जैसे मैं डायग्नोसिस करता हूँ तो समझता हूँ इन चीजों को कि आप कोविड का टेस्ट करेंगे, कोविड एंटीजन करेंगे, कोविड एंटीबॉडी करेंगे, आरटी-पीसीआर तो हर स्टेट में 4-5 से ज्यादा है ही नहीं, और किसी स्टेट की आबादी लगभग 10 करोड़ से कम नहीं है, और 10 करोड़ में एक आरटी-पीसीआर दिन भर में 250 टेस्ट कर सकता है। और डॉक्टर्स भी लिखे जा रहे हैं आरटी-पीसीआर, वो धक्के खा रहे हैं जाकर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और वहां भी फैला रहे हैं, वहां से लेके भी आ रहे हैं, नेगेटिव भी हो तो पॉजिटिव होके आ जाए।
तो आपके पास सिस्टम नहीं था कि आप टेस्ट कैसे करेंगे, डायग्नोस कैसे करेंगे। फर्जीवाड़ा इतना है कि अगर मैं आपका नंबर कहीं किसी गवर्नमेंट अस्पताल में लिखवा दूं तो आपका 1 घंटे के भीतर आ जाएगा मैसेज कि वी हैव कलेक्टेड योर सैंपल एंड यू फाउंड कोविड नेगेटिव। मतलब 1 घंटे के भीतर ये आ जाएगा आपके पास। और उसके बाद इसी तरह की स्थिति है, आपके पास IL-6 टेस्ट होना चाहिए, वो नहीं है। प्रोकैल्सिटोनिन टेस्ट होना चाहिए, कितनी जगह अवेलेबल है, टेस्ट करने का फैसिलिटी भी बहुत जगह अवेलेबल नहीं है। LDH, आयरन, TIBC वगैरह वगैरह तो है भी, चलिए, लेकिन बहुत सारे टेस्ट इतने आपके इंडिया में भी नहीं थे अवेलेबल। अभी भी आपको डिपेंडेंट थे कि आधा से ज्यादा या 70% तक चाइना से आएगा, और आप चाइना से लड़ रहे थे, चाइना से ये दिक्कत हो रहा था। और चाइना के बाद आपके पास ऑप्शन क्यों नहीं, आपके पास कोई यूरोपियन कंट्री या अमेरिकन कंट्री से लाने का ऑप्शन नहीं था। अब एक तीसरा पहलू भी है जो जिससे स्वास्थ्य नीति पे काम ही नहीं किया, तो शिक्षा नीति लगे लगाने। स्वास्थ्य नीति में आपको कम से कम सस्ता तो टेस्ट हो। अभी भी कोविड सस्ता नहीं हो सकता। आपको अगर ईमानदारी से ढंग से कोविड हो जाए तो 15 से 20 हजार रुपए का डायग्नोसिस होना चाहिए आज के डेट। आप इसको 15-20 हजार को सस्ता करने के लिए कौन सी नीति लेकर के आए? मैं सिर्फ अभी कोविड पे ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि पैंडेमिक है, और बाकी सब चीजों के लिए, कैंसर के लिए और बाकी सब चीजों के लिए तो बहुत सारा महंगा होगा। अभी तो दवाइयां भी बहुत महंगी है, तो गरीब कहाँ जाएगा? एक तरफ आप रोजगार का भी खत्म है मामला, एक तरफ आपका स्वास्थ्य बिल्कुल चौपट है, और आप वैसे में कह रहे हैं कि हम शिक्षा दे देंगे और नई शिक्षा नीति लेकर के आएंगे। टीचर्स है नहीं आपके पास, पढ़ाएंगे कहाँ से, क्या पढ़ाएंगे? आप क्या पढ़ाएंगे तय कर रहे हैं और टीचर्स है ही नहीं। तो स्थिति तो पैथेटिक है, और यही वजह कि आप जिस भी में उठा लीजिए, जिस भी फील्ड में उठा लीजिए, रोजगार पैथेटिक है, आपका शिक्षा पैथेटिक है, एजुकेशन जो स्वास्थ्य का, हेल्थ का मामला था, वो तो बड़ी स्पष्ट हो गया अभी वर्तमान स्थिति में कि आप क्या है नहीं है। आपको कोविड में अभी पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा कोविड आप क्या है? जब दुनिया अलर्ट हो रही थी दिसंबर जनवरी से, आप यहाँ पे सरकार गिराने में लगे थे। आपको आज भी जब कोविड महामारी बिहार में भी बहुत तेजी से फैला, आप चुनाव करा रहे हैं। मतलब एक से एक गवर्नमेंट के पास दिमाग है, इनके पास है ही नहीं। स्वास्थ्य कहीं कंसिडरेशन में है ही नहीं, इनको मतलब ही नहीं है। मरेगा कौन? मरेगा भीड़, मरेगा गरीब, मरेगा आम आदमी, मरेगा। ये थोड़ी मर रहे हैं, इनको तो इलाज के लिए तुरंत उठा करके अमेरिका भी जाए, लेकिन मरेगा कौन? गरीब से गरीब आदमी मरेगा। डॉक्टर मर रहे हैं। इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई एक ऐसी महामारी आई जब डॉक्टर मर रहा है। डॉक्टर डर में है, वो अपना क्लिनिक नहीं ओपन कर रहा, अपना लैब नहीं ओपन कर रहा। तो ऐसी स्थिति में अब ये लोग, उसमें से भी इनका कुछ एक IT सेल चलता है, वो IT सेल इनका फैलाता है कि डॉक्टर स्कैन कर रहे हैं। स्कैन कहाँ करेंगे? वो तो पहले से डर के क्लिनिक नहीं खोल रहा है, स्कैन क्या करेगा? अपना क्लिनिक खोलने से डर रहा है, सर्जरी करने से डर रहा है। और मजे की बात देखिए, ब्लैक में जिसको ICMR का वैलिडेशन नहीं है, वो टेस्ट हो रहा है, और धड़ल्ले से हो रहा है, हर नर्सिंग होम, हर अस्पताल में हो रहा है। लेकिन जिसको ICMR का वैलिडेशन है, जिसको USFDA का वैलिडेशन है, वो प्रोडक्ट धक्के खाता है हिंदुस्तान में, और वो बहुत महंगा है, और धक्के खा रहा है। तो कोई पॉलिसी नाम की चीज नहीं है ना, कोई हेल्थ का पॉलिसी ही नहीं है, डिजाइन ही नहीं है। अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे, डॉक्टर तेजस्वी, तो डॉक्टर तेजस्वी जो बात कह रहे थे, कहाँ गलत कह रहे थे? आप अगर PHC लेवल पे चले जाइए, सब सेंटर्स पे चले जाइए, हेल्थ सेंटर्स पे, आपके पास क्या है? अगर आप इंडिया के किसी PHC में घुस जाइए, अगर बेसिक टेस्ट भी होने की फैसिलिटी होगी, बेसिक टेस्ट, ब्लड शुगर का टेस्ट नहीं हो सकता है, छोड़ दीजिए बाकी, हीमोग्लोबिन का टेस्ट नहीं हो सकता है, बाकी की स्थिति छोड़ दीजिए। वहां पे तो नर्स और कंपाउंडर भी नहीं है, वहां पे गाय बैल बंधाता है, सांप बिच्छी रहता है, ये स्थिति है। और आप ऐसे में बात लंबी लंबी करते हैं, एजुकेशन की बात करेंगे, हेल्थ की बात करेंगे, हमने ये दे दिया, हमने वो दे दिया। स्थिति पैथेटिक है। और आप अगर किसी चीज को क्लेम करके आते हैं कि मैं ये सुधार दूंगा, और आप नहीं सुधारते हैं, तो निश्चित रूप से आप दंडनीय तो है, जनता की नजर में तो कम से कम दंड आपको मिलना चाहिए, बनता है। आप अमीर आदमी और गरीब आदमी इलाज ही नहीं करा सकते। मनोहर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक बड़ा ही अच्छी चीज उठाई सरोज जी ने। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें ये चीज थी कि बॉम्बे का एक हॉस्पिटल था, उसने बाहर बोर्ड लगाया नो OPD नो एडमिशन, और हॉस्पिटल बंद कर दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल था। तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती इस पेंडेमिक के दौर में? क्या मेरे से पूछे हैं या किसी और से?
दीपक जी मेरे से Unmute पूछे आपने, करें। आवाज वो मनोहर जी से पूछे। मनोहर जी अनम्यूट करके बोले, अच्छा, आपकी एक आवाज सेकंड, नहीं आ हाँ रही है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, अब आएगी अब आएगी, वो मैं वो कर दिया था। आ रही है। हाँ, लोगों को जो अभी दीपक जी आपका जो सवाल था कि मेरा ये कहना है कि लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ा करके, लोगों को मोरालिटी का एजुकेशन दे करके आप सिस्टम को नहीं चला सकते। हर चीज को सिस्टम में मैं कानून के एक मिनट, जरिए, दीपक जी नीति के जरिए और एक मिनट हाँ मनोहर जी, एक मिनट। जो जमीन मिलती है वो बड़े सस्ते दामों में मिलती है अस्पतालों हाँ, को, बोलिए। प्राइवेट अस्पतालों को बड़े सस्ते दामों में मिलती है। और जब पूरा हाँ देश हाँ संकट हाँ में हो तो वो कहे कि नहीं साहब हम नहीं कर सकते ये काम। हाँ हाँ ये गलत नहीं है, ये सही है कि गलत है? मैं नैतिकता की हाँ बात नहीं कर हाँ, रहा वही हूँ। मैं बता रहा हूँ। देखिए, हाँ, नहीं 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 नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि उन पर ये नैतिकता की ही तो बात हुई। जब नियम बनेगा कि जब मैं रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात क्यों कर रहा हूँ, जब रेगुलेटरी अथॉरिटी जब एक एक चीज की बिंदु तय करेगी नीति पूर्वक, नियम पूर्वक और कानून पूर्वक, तो कोई आदमी को या तो अपना बिजनेस वाइंड अप करिए या एज पर नॉर्म्स अपने आप को चलाइए। पूरे देश ने देखा कि कोविड के काल में मार्च से लेकर के जून महीने तक जो वो खौफ का माहौल जो खुद डॉक्टरों में था, जब अब जैसे कि किसी सैनिक को आप कह सकते हैं कि युद्ध हो रहा है तुम डर करके घर पर चले जाओ, उसे मैदान में डटना है। ऐसे ही डॉक्टर को यदि महामारी हो या बीमारी हो तो उसको अपने मैदान में डटे रहने का उसका धर्म बनता है। सरकार की कंप्लीट लैकलस्टर थी कि उन्होंने कोई कंप्लीट गाइडलाइन नहीं बनाया। ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस आया था, लोगों को पता नहीं था, तभी तो उन्होंने अचानक लॉकडाउन लाया और लाखों करोड़ों लोगों को बेमौत मरने के लिए विवश कर दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। तो चलिए, पहला एक्सपीरियंस था, आपका दिमाग काम नहीं किया, आपके पास एक तरह से इसको लेकर के हाइपोथेसिस नहीं बिल्डअप कर पाए कि हमें किस तरीके का अप्रोच अपनाना है। परंतु क्या हो गया, तो इस तरीके का आप हाइपोथेसिस नहीं बिल्डअप कर पाए। तो ऐसी स्थिति में जो हेल्थ पॉलिसी वर्सेस एजुकेशन पॉलिसी की जो आपने चर्चा की, देखिए पॉलिसी हर समय कोई ना कोई जरूर होती है इन एक्शन, और वो पॉलिसी कितनी होलिस्टिक है, कितनी सर्कमस्टांशियली जो है वो इंप्लीमेंट हो पा रही है, कितना वो इफेक्टिव है, सवाल उसका है। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन पॉलिसी आई है तो पहले एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी। ये एजुकेशन पॉलिसी 35 साल के बाद एक नई बनी है जिसके एक नहीं अनेकानेक बिंदु हैं, और ये कोई तुरंत पर ये कोई इंप्लीमेंट भी नहीं होने जा रही। हेल्थ पॉलिसी की जो बात है तो सारी चीजें हम टुकड़े टुकड़े में कहते हैं। अभी कोविड को लेकर के जो सिचुएशन आया है, जो डॉक्टर लोग दोनों डॉक्टर बता रहे हैं, वो बड़ा ही असाधारण परिस्थिति है और इनकी समस्या बिल्कुल मेडिकली जो है बिल्कुल वाजिब है कि कोविड को लेकर के आप इलाज करेंगे, कोई बैठ करके बहस तो करेंगे नहीं, उसके लिए 4-5 टेस्ट जो है वो करना बिल्कुल लाजमी है। अब उसकी फैसिलिटी नहीं है तो सवाल केवल हेल्थ, तो सवाल जो है केवल हेल्थ पॉलिसी का ही नहीं है, सवाल केवल डॉक्टरों के मोराल का नहीं है, सवाल ये है कि उस चीजों को हम कैसे लागू करते हैं और उस चीजों को लेकर के हम कैसा सेटअप बनाते हैं। हमें उन समस्याओं को पर पूरी तरह से एक तरह से अमल करने के लिए कितना हम चाक चौबंद हैं, हमारा पूरा मैकेनिज्म और सिस्टम कैसे काम करता है। अब जैसे हेल्थ में हेल्थ मैनेजमेंट पर कोई नहीं बात करता। आज जो हर जगह हॉस्पिटल में जो अव्यवस्था रहती है, एक डॉक्टर तो मैनेजमेंट का आदमी होता नहीं है, वो चीजों को केवल मेडिकली देखेगा। तो पूरी सुव्यवस्था बनाने के लिए हेल्थ मैनेजमेंट का एक नया डिसिप्लिन भी आया है। तो आज हेल्थ मैनेजमेंट एक बड़ा इशू है। मैंने अपनी किताब में हेल्थ रिफॉर्म पर जो लिखा है कि हेल्थ कंसल्टेंट का पोस्ट क्रिएट करो। किसी भी हॉस्पिटल में जाने के पहले वो कंसल्टेंट रोगी का आधी पूरी तैयारी जो है बेस वर्क कर दे, न कि डॉक्टर को लगना पड़े उन चीजों के लिए। डॉक्टर केवल मेडिकली उन चीजों को देखे, सिंगल विंडो सिस्टम का प्रावधान हो। और जो ये बात उठती है कि सरकारी क्षेत्र में जो है बिल्कुल अव्यवस्था है, रेडियोलॉजी काम नहीं करती, पैथोलॉजी काम नहीं करता, वहां भागो, कोई छुट्टी पर है, कोई बदतमीजी से बात कर रहा है, कहीं डॉक्टरों के साथ बदसलूकी होती है, कहीं डॉक्टरों को प्राइवेट क्लिनिक की चर्चा है, कहीं दवाई की कालाबाजारी है, कहीं दवाई की शॉर्टेज है। तो कुल मिला जुला करके हेल्थ के एक नहीं अनेकानेक एस्पेक्ट हैं
और जिस तरह से एजुकेशन पर हमने पहले चर्चा की, तो एजुकेशन में भी 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सीनियर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन। और डेमोक्रेसी की 3 टायर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो एजुकेशन पर भी काम करती है। सेंटर का अलग एरिया है, स्टेट का अलग एरिया है और लोकल बॉडी का अलग एरिया है। ठीक उसी तरीके से हेल्थ में जो डॉक्टर सरोज ने कहा कि दोनों एक तरह से पैरामीटर हैं, दोनों जो है पिलर हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, ये दोनों पिलर बेहद इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन और हेल्थ। तो 3 टायर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में सेंटर के, स्टेट के और लोकल बॉडी के जितने हेल्थ से रिलेटेड सवालात हैं उनको व्यापक रिफॉर्म प्लान के जरिए ही एड्रेस कर सकते हैं। और जब हम पब्लिक विमर्श करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने स्वार्थ से ऊपर हटकर बात करना होगा। मैं जानता हूं कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पॉलिटिशियन, कोई आईएएस जब भी कोई सार्वजनिक समस्या पर बात करते हैं तो पहले वो अपने को सेव करके चलते हैं। मुझे लगता है अगर अपने को हम सेव करेंगे, थैंक्स कि जर्नलिस्ट अपने को सेव नहीं करता है, एक जर्नलिस्ट दूसरे जर्नलिस्ट की ही जरा टांग खींच लेगा, एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन की टांग खींच लेगा, लेकिन एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के भ्रष्टाचार का कभी खुलासा नहीं करेगा, एक इंजीनियर दूसरे भ्रष्ट इंजीनियर का कभी खुलासा नहीं करेगा, एक आईएएस दूसरे भ्रष्ट आईएएस का जल्दी खुलासा नहीं करेगा। हमें ईमानदारी से सारी बातों को सामने रखना पड़ेगा। ये बड़ी विडंबनाजनक और दुखदायक बात है कि इस कोविड के शिकार हमारे वो कोविड के सेनानी डॉक्टरों को होना पड़ा है। ये रियल में बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन कोविड को लेकर के जो एक कंप्लीट एक पॉलिसी होनी चाहिए, तात्कालिक पॉलिसी, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल को भी यूज करने को लेकर के हो या पब्लिक को लेकर के यूज करने को हो, चाहे वो रेगुलेशन लाने को करके लेकर के हो या पब्लिक और प्राइवेट में लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने को लेकर हो, सरकार के पास पॉलिसी नहीं थी। पहले सरकार तो कोविड के रोगियों को भी जो है हर जगह भर्ती नहीं करवाती थी, प्राइवेट को ताला लगवा दिया था और उसमें बड़ी पैनिक की स्थिति मच गई थी। अब तो थोड़ा सा स्थिति ज्यादा बेहतर हुई है, अब टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, लोगों को पता है कि कहां पर टेस्ट हो रहा है। प्राइवेट में भी अब रेगुलेट कर दिया गया कि 2500 और अब 1600 में टेस्ट होगा, हालांकि उसे भी और सस्ता किया जा सकता है। और इसी में जो प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं उन्होंने इस मौके का भरपूर नाजायज फायदा उठाने का प्रयास किया। इसी में जो प्राइवेट क्लिनिक के जो डॉक्टर हैं वो अपने को बचाने को लेकर के ठीक से रोगी की पैथोलॉजिकल और रोगी की पूरी डायग्नोसिस भी नहीं करते हैं, जो भी एक बड़ा विडंबनाजनक पहलू है। तो जो एक डर का माहौल है, वो जो इंतजाम का जो माहौल है, जो वो गाइडलाइन है, या जो वो एक क्या बोलते हैं, जो एक WHO की एक गाइडलाइन बनी होती है कि फलाना दवाई का प्रयोग करना है, फलाना टेस्ट करना है, फलाना नहीं करना है, उसको लेकर के भी जो अफरा तफरी है, सारी समस्या वाजिब है। मैं अपने उसको लेकर के अगले सवाल को लेकर के आपके साथ आ रहा हूँ। हाँ, मैं पहले वो डॉक्टर दिवाकर जी के, आपने कई सारे क्वेश्चन एक साथ खड़े कर दिए मेरे लिए। हाँ, तो डॉक्टर दिवाकर जी के पास जाना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, वियतनाम में एक भी आदमी नहीं मरा, वियतनाम में एक भी डेथ नहीं हुई कोविड से, और वियतनाम में वुहान से 2 डायरेक्ट फ्लाइट है और 3 वन स्टॉप फ्लाइट है। ये आप चेक करिएगा, आपको मिल जाएगा बहुत इजी। देखिए दिवाकर जी को आ रही है? जी आ रही है, दिवाकर जी को आ रही है? स्पष्ट आवाज आ रही है। आपका माइक फट गया है। नहीं, आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही थी जबकि नहीं आ रही, आवाज लगता है आपके क्लियर आ साउंड रही में है। कुछ प्रॉब्लम होगा। हाँ, आपके उसमें देखेंगे तो वो मैं गीला हो आपसे गया मैं ये पूछना चाह रहा था कि वियतनाम में एक भी डेथ नहीं हुई। उन्होंने क्या किया, 30 जनवरी को, जिस दिन क्या कहना चाहिए को 30 जनवरी से वहां से इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर दी उन्होंने सारी। और इंटरनेशनल फ्लाइट बंद होने से, क्योंकि कोविड के पेशेंट सारे वेस्ट से आए और वेस्ट से आने से वो उनका पूरा का पूरा सिस्टम सही हो गया। तो क्या एक ऐसी स्वास्थ्य नीति नहीं होनी चाहिए हमारे पास जिसमें इस तरह के कदम उठाने के भी जो हो प्रावधान होने चाहिए कि मतलब अगर कोई भी महामारी आती है तो इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर दी जाए, कुछ नुकसान ही होगा लेकिन लोग तो बच जाएंगे। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है ये, और इसमें 2-3 बातों को स्पष्ट करना चाहूंगा। कहीं भी जब जो स्वास्थ्य पॉलिसी होती है वो लार्जर पॉलिसी होती है, उसमें आम आदमी के जन स्वास्थ्य का सामान्य स्थिति में, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, एड्स है, कैंसर है, डायबिटीज है, मधुमेह है, कार्डियक प्रॉब्लम है, उन सबों को कैसे एड्रेस किया जाए उसकी एक समय सीमा पर
कितने पॉपुलेशन पर, कितना जनसंख्या पर कितने ट्रेंड मेडिकल पर्सनल रहने चाहिए, कितने डॉक्टर्स रहने चाहिए, वो सब बातें विस्तृत रूप से रहती हैं। जहां तक महामारी का है, वहां पर एक स्पेशल इमरजेंसी रिस्पांस टीम होती है कि इमरजेंसी रिस्पांस एपिडेमिक इंटेलिजेंस टीम जैसे आप कह सकते हैं वैसे होती है, जैसे कि स्पेशल सर्विसेज होते हैं उस तरह से वो होती है। यूएस में उस तरह की स्पेशल इंटेलिजेंस टीम थी जो महामारी के विश्व में कहीं भी महामारी हुई है उसके डेटा कलेक्ट कर करके उसके प्रोग्रेशन को एनालाइज करते हुए कि उस कंट्री को कितना थ्रेट है, यूएस में कितनी तेजी से आने की संभावना है, वो सारा मैथमेटिकल मॉडलिंग पर एनालिसिस होता है और अपने को क्या इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए वो किया जाता है। अभी तक प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद तक भी अमेरिका में ये चीज थी, लेकिन उसे डिसलॉज किया गया था कि उस पर बहुत सारे खर्च हो रहे थे, लेकिन उसका काम बहुत सालों में नहीं हुआ था। तो उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ये हमारे एक्सचेकर पर एक ड्रेन है, इसको हम खत्म करते हैं आज से 2 साल पहले, प्रेसिडेंशियल टर्म आने के पहले। अभी उस पर क्वेश्चन आया कि आपने इसे खत्म किया और इस कारण आपको इंटेलिजेंस जितना मिलना चाहिए था समय वो नहीं मिला। तो ये तय बात है कि किसी भी कंट्री में एक इमरजेंसी रिस्पांस टीम एपिडेमियोलॉजिकल, जो कि विश्व में कहीं भी कोई महामारी होती है, इबोला का महामारी हुआ, उसका हमारे कंट्री में थ्रेट है कि नहीं, इबोला के अलग से आपका जीका वायरस का हुआ, उसका हमारे कंट्री में कितने तक आने की संभावनाएं हैं, कितने उस कंट्री से हमारे यहाँ प्रवास करते हैं, वो सब चीजें डिटेल्ड एनालिसिस होती हैं। जहां तक अभी कोविड का सवाल है, ये सार्स कोरोना वायरस 2 है। इसके पहले 2 कोरोना वायरस और महामारी कर चुके हैं पूरे विश्व में, और विशेषकर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का मतलब है चाइना और साउथ कोरिया, और उस एडजॉइनिंग एरियाज में इस बीमारी के बारे में बहुत पहले से मालूम थी। 2001-2 में जब सार्स कोरोना वायरस 1 हुआ और उसकी मॉर्टिलिटी 40% के लगभग तक पहुंची, तब उसमें उसकी बहुत सारे एनालिसिस उन लोगों ने किया कि किस तरह से स्प्रेड करता है और कितनी तेजी से कितना भयावह स्थिति कर सकता है। जब दिसंबर 2019 में जब इसके बारे में पहली बार पता चला और 6 से 8 जनवरी के बीच में इसकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग इस वायरस की अर्लीस्ट पूरे विश्व समुदाय में, अभी डॉक्टर्स और चिकित्सकों का जो दल काम किया वो एग्जेम्पलरी था। आज तक इतनी जल्दी जेनेटिकली एनालिसिस किसी भी वायरस की नहीं हो पाई। 1981 में HIV एड्स का पता चला, उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर पता चलने में 2 साल लगे। फ्रैंकोय बारेस यूनिवर्सिटी को नोबेल प्राइज मिला। 1983 में उसकी जेनेटिक मटेरियल पता चली, और उसके बाद हेपेटाइटिस बी वायरस, इसके बारे में 5 जेनेटिक स्ट्रक्चर पता चलाने में लगा। दिसंबर में पता चलता है और जनवरी तक डिसाइफर इसका जेनेटिक पूरा मॉडलिंग आ जाती है। दिसंबर के फर्स्ट वीक में पूरे विश्व को, फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक तक चाइना ने कहा कि ये वायरस है, ऐसे है। चाइना के साथ साथ एडजॉइनिंग आप देखेंगे साउथ कोरिया भी बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया, ताइवान ने बहुत अच्छे से इसको हैंडल किया, आपके वियतनाम ने बहुत अच्छे से हैंडल किया। तो उसके साथ साथ 2 साउथ ईस्ट एशियन कंट्री थे, उसकी भयावहता को जानते थे और कितनी तेजी से स्प्रेड करता है जानते थे। हम नहीं जानते थे क्योंकि हम लोग इसके लिए तैयार या हम लोग इसके एक्सपीरियंस नहीं थे, हम लोग पास्ट में इसकी भयावहता नहीं देखे थे। चाइना के साथ ने गलती क्या किया कि चाइना ने अपना, जैसे ही देखा कि ये तो सार्स कोरोना वायरस 2 है, अपना वुहान को क्लोज कर दिया। वो बीजिंग जो 300 किलोमीटर पे आप जैसा एग्जांपल दे रहे हैं, एक केस नहीं आया बीजिंग में और उसके बगल में कैपिटल में, तो और लेकिन पूरे विश्व में होने लगा। उन्होंने अपना तत्काल क्लोज किया और पूरे विश्व में जाना दिया। वुहान चाइनीज हैप्पी न्यू ईयर उस समय हुआ था, पूरे विश्व से चाइनीज लोग वहां इकट्ठा हुए थे अपने परिवार के साथ हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए, चाइनीज न्यू ईयर थी। और उसके बाद जब पूरे विश्व से वहां चाइनीज आए थे और उसके बाद उन्हें जाने में कोई रुकावट नहीं हुई, लेकिन पूरे चाइना को सील कर दिया कि कोई एंट्री नहीं हुई वहां। जब वहां से वायरस लेकर के पूरे विश्व में लोग पहुंचे, तब उसके बाद से दूसरे देशों में शुरू हो गई, यूरोपियन कंट्री में, जहां से इटालियन कंट्री में, चूंकि वुहान से डायरेक्ट फ्लाइट। लेकिन साउथ ईस्ट एशियन कंट्री ने, ताइवान ने, साउथ कोरिया ने, इन सबों ने अपने बॉर्डर को सील कर दिया क्योंकि वो भयावह झेल चुके थे मर्स कोरोना वायरस का और सार्स कोरोना वायरस का। इन लोगों ने सील किया इसलिए कि उन लोगों की रिस्पांस टीम तैयार थी, क्योंकि वो इस
तरह की चीजों को देखे थे। आपका कहना बिल्कुल सही है कि इस तरह की रिस्पांस टीम हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। एक हेल्थ पॉलिसी के अंदर में ही उसका अलग से बजटरी एलोकेशन होना चाहिए, जो एपिडेमियोलॉजिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। जैसे सिक्योरिटी का इंटेलिजेंस होता है, कहाँ ब्रीच होता है, कहाँ स्पाई हो रहा है, कहाँ कितने केसेस आ रहे हैं, कहाँ से क्या न्यूक्लियर का मटेरियल कोई गैदर कर रहा है, कोई इलीगली ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो सारा इंटेलिजेंस रहता है कि इससे हमारे देश को क्या खतरा है, वहां से वहां गया है प्लूटोनियम की इतनी मात्रा, तो हमारे देश को क्या खतरा है, उसको कैसे हम हैंडल करें। तो उसी तरह हमारे देश के अंदर एपिडेमियोलॉजिकल इंटेलिजेंस की एक यूनिट तैयार रहनी चाहिए, जो पूरे विश्व में हमारे यहाँ कितना थ्रेट आ सकता है और हम कितने तैयार हैं उसको हैंडल करने में, उसकी जानकारी होने के लिए एक हेल्थ पॉलिसी के अंदर ही या हेल्थ सिस्टम के अंदर ही एक यूनिट जो हाईएस्ट लेवल पर रहती है इंटेलिजेंस की, वो रहनी चाहिए इस तरह के पैंडेमिक को, इस तरह के एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए। वियतनाम में बहुत सारा मूवमेंट नहीं, इंडियन का पॉपुलेशन के बनिस्बत नहीं, और चाइनीज से वियतनाम में भी बहुत इन्फ्लुएंस है, प्रैक्टिकली चाइना का ही पार्ट आप समझ सकते हैं कि डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा अभी है, और उस कारण से वहां इंटेलिजेंस उसे मिली कि हमें क्या करना है, और इमीडिएटली उन्होंने क्लोज किया कि नहीं यहाँ पर थ्रेट है और हम लोग को क्लोज करें। उनको चाइनीज इंटेलिजेंस से हेल्प भी मिला, तो इसलिए उन्होंने हैंडल करने में बहुत सुविधा हुई उन्हें, और वो कंट्रोल कर पाए, और हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। दूसरी चीज जो हुई थी कि हम सैल्यूट करते हैं अपने डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स ने, ठीक है कि उस समय शुरू में बहुत कंफ्यूजन की स्थिति थी, कंफ्यूजन की स्थिति होते हुए डॉक्टर्स उस समय बंद करने की बातें आई थी, जैसा मनोहर जी ने भी बताया कि गाइडलाइन स्पष्ट नहीं थे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बंद करने थे। प्राइवेट क्लिनिक आप देखेंगे आज सुदूर क्षेत्रों में डॉक्टर जो काम कर रहे हैं, गांवों में काम कर रहे हैं, सब डिविजनल लेवल पे काम कर रहे हैं, ब्लॉक स्तर पे काम कर रहे हैं, उनके क्लिनिक में आप जाके देखेंगे वहां भीड़ लगी रहती है, 100 पेशेंट रहते हैं रोज। इतनी ज्यादा अगर सरकारी हेल्थ सिस्टम अभी उतनी स्ट्रांग नहीं है कि पीएचसी में पेशेंट्स आए, तो जब प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट छोटे छोटे क्लिनिक है और वहां पर स्प्रेडेबिलिटी इतनी तेज हो रही थी, तो उस समय कंफ्यूजन की स्थिति थी कि हमारा क्लिनिक जो है ये पेशेंट को केयर करेगा कि यहाँ से पेशेंट बढ़ेंगे। एक एक पेशेंट, एक छोटे से यूनिट में 100 पेशेंट खड़े हैं कि हमें दिखाना है, लाइन लगी रहती है अभी पेशेंट्स की। अगर वहां बंद नहीं किया जाता उस समय, तो वो खांसी सर्दी के पेशेंट आते, उस समय डायग्नोस्टिक बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी, तो उससे और भयावह स्थिति हो सकती थी। इसलिए बहुत सारे हॉस्पिटल जो इक्विप्ड नहीं थे या छोटे क्लिनिक जो इक्विप्ड नहीं थे, समय रहते बंद किए। और आज के डेडिकेटेड डॉक्टर्स की ये स्थिति रही कि आज जो मॉर्टिलिटी है सबसे हाई डॉक्टर्स में है, 3 गुना ज्यादा है आम पब्लिक से, क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति में काम कर रहे हैं। आईसीयू के अंदर में कोई फैसिलिटी बहुत नहीं, एक पीपीई किट पहन करके गर्मी, भीषण गर्मी में जो डॉक्टर को काम करना पड़ा, जिसमें आप ना बाथरूम जा सकते हैं, ना आप ना खाना खा सकते हैं। एक बार आप पहन लिए पीपीई किट तो और आपको पेशाब भी नहीं कर सकते हैं, और आपको उसमें 6-6, 8-8, 12-12 घंटे रहने रहता, और अपने जान की बाजी लगा करके डॉक्टर्स ने वहां पर अपनी ड्यूटी दी। इसका नतीजा ये हुआ कि आज के दिन में अभी आंकड़ा स्पष्ट आया आईएमए की तरफ से कि डॉक्टर्स की मॉर्टिलिटी 3 टाइम्स ज्यादा हुई, क्योंकि वो बहुत विषम परिस्थिति में अंदर में काम करते रहे, और लेकिन अभी तक योगदान देते रहे। आज एनएमसीएच के नोडल ऑफिसर फिर पॉजिटिव हुए, लगातार मार्च से अपना काम करते रहे, लेकिन आज पॉजिटिव हो गए। तो उन्होंने कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किया, उन्होंने कभी पीछे नहीं हटा। वहां पर जब से मैं देख रहा हूँ कि नोडल ऑफिसर एनएमसीएच के वहां पर तैनात हैं, आज नहीं, जब से उनको अपॉइंटमेंट हुई, लेकिन आज वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। उतनी सेफ्टी प्रॉपर जितनी रहनी चाहिए, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास रहना चाहिए, शायद उतना नहीं है, इसलिए 3 टाइम्स हायर मॉर्टिलिटी हुई है डॉक्टर्स की, बहुत ज्यादा मृत्यु हुई है डॉक्टर्स की। लेकिन अब स्थिति थोड़ी सामान्य होती जा रही है। लेकिन ये इशू आपने बहुत महत्वपूर्ण उठाया है कि हेल्थ पॉलिसी हमारे पास ऐसी रहनी चाहिए जिससे इस तरह की पैंडेमिक, इस तरह की एपिडेमिक, इस तरह की विषम परिस्थिति, असाधारण परिस्थिति को हम समय रहते आसानी से, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, दूसरे राष्ट्रों के तरह से हम लोग भी हैंडल कर पाए। एक आप पहले दिवाकर जी से फिर सरोज जी से एक ही क्वेश्चन मेरा रहेगा। मैं ये पूछना चाहूंगा कि देखिए, डॉक्टरों को हम सीधे उंगली नहीं उठा सकते, एक सिस्टम हमारे यहाँ काम कर रहा है। अमेरिका में जो सिस्टम है, मैंने अपना एक भी आर्टिकल उस पे नहीं लिखा, भारत के किसी डॉक्टर से बात करके नहीं लिखा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने यूएस के डॉक्टर से बात किया, जो भारत के डॉक्टर यूएस में रह रहे हैं, उनसे बात करके लिखा। और उस पे मुझे जो कंक्लूजन निकल के आता है कि वहां पर 90% 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
95-99% लोग जो मेडिकल हेल्थ मिनिस्ट्री में है, जो लोग, वो लोग डॉक्टर्स हैं, एक्टिव डॉक्टर्स हैं, नॉन एक्टिव नहीं। और हमारे यहाँ केवल हेल्थ मिनिस्टर नॉन एक्टिव डॉक्टर है, वो उन्होंने कई सालों से प्रैक्टिस ही नहीं की है। तो क्या ये चीज हमारे लिए मतलब नुकसानदायक नहीं हुई? दिवाकर जी पहले आपसे और फिर सरोज जी आपसे। देखिए, पर्टिनेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज के दिन में आप देखेंगे कि ये बहुत विडंबना है हमारे यहाँ की, कि जो व्यक्ति जनरलिस्ट है, जो व्यक्ति कभी मेडिकल साइंसेज या बीमारियों के बारे में, कि जिसे कोई पढ़ाई नहीं हुई है, 4 चीज हिंदी, 4 चीज पॉलिटिकल साइंस, 4 चीज रसायन शास्त्र, 4 चीज ये, और वो मेडिकल एक्सपर्ट जो जिन्होंने 12 साल 8 साल सुपर स्पेशलाइजेशन करके डॉक्टरी में लगा दिया है, उसको डिक्टेट कर रहे हैं कि नहीं ये करना चाहिए, ये नहीं ये करना चाहिए। पॉलिसी मेकिंग में आज के दिन में हेल्थ मिनिस्टर और सेक्रेटरीज जो आईएएस लॉबी बैठी हुई है, उसके आगे डॉक्टर की कुछ नहीं चलती है। डॉक्टर केवल क्या काम होता है, आप डॉक्टर का कोई से आपके किसी चीज में नहीं है। केवल डॉक्टर का काम, अगर कोई इक्विपमेंट खरीदना है, कोई परचेज कमेटी, आप जाकर कहते मैं टीबी में आया था जब इथियोपिया में यूनाइटेड नेशंस के साथ मैंने काम किया, उसका लौट करके जो 2002 में जब आया, तो मैं यहाँ टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में था, WHO कंसल्टेंट। जब मैंने देखा कि यहाँ पर केवल खखार के लिए जो स्लाइड आती है, उस समय RNTC डॉट्स प्रोग्राम चल रही थी, तो वो जांच नहीं हो रही है। हमने पूछा कि क्यों नहीं जांच हो रही है भाई, अब दूर से लोग आ रहे हैं, अपना खांस रहे हैं, फतुआ से आया, NMCH में टीबी सेंटर अगम कुआं में थी, तो उसकी जांच के लिए क्यों नहीं, वो गरीब बेचारा आया है वहां से अपना भाड़ा लगा के, और उसको जांच करना है, खांस रहा है, तो केवल ये पता चला कि नहीं, ये तो स्लाइड नहीं खरीदाई है, केमिकल मात्र कुछ नहीं खरीदाई है। तो सेंट्रल, चूंकि हम स्टेट टीबी ऑफिस में थे, तो क्यों नहीं खरीदाई है, तो परचेस कमेटी की मीटिंग नहीं हुई है। तो हमने पूछा कि परचेस कमेटी कौन है, तो परचेस कमेटी डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल सोसाइटी के हेड जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, उनको अभी समय नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अभी यहाँ बाढ़ देखना है, अभी यहाँ दहाड़ देखना है, अभी यहाँ ये हड़ताल देखना है, अभी यहाँ पर ये पेमेंट देखना है, अभी 25 काम है, उसमें से एक एडिशनल काम है, उनके साइन के बिना कुछ नहीं होगा। क्यों इस तरह के परचेज कमेटी सेंट्रलाइज्ड होती है? सारे के सारे परचेजिंग, सारा कुछ घपला इस लेवल पर होता है और इल्जाम डॉक्टर्स पे लगता है। एक भी डॉक्टर्स का से कोई भी परचेज में नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, उनका केवल है कि जाकर के आप काम करना है, और कुछ इक्विपमेंट, अगर मान लीजिए कि रोबोटिक सर्जरी भी होनी है, तो उसका कौन डिसाइड करेगा? तो ये आईएएस डिसाइड करेंगे कौन सी मशीन बेस्ट है, कौन सा मशीन नहीं ठीक है। तो ये सब सिस्टम को सुधारना आवश्यक है। और हेल्थ सिस्टम यूएस में और कहीं भी हेल्थ सेक्रेटरी या फिर कोई भी होते हैं, वो एकेडमिक्स होते हैं, वो डॉक्टर होते हैं, और वो बेहतर ही समझ पाते हैं कि आज कितनी भयावहता है। अगर वो शुरू से पता चलता, अगर प्राइम मिनिस्टर लेवल पर, हेल्थ मिनिस्टर लेवल पर और इंटेलिजेंस पर, तो आज के दिन भी क्या प्रायोरिटाइजेशन है वो डिफरेंट होती। तो ये बहुत बड़ा सेटअप का प्रॉब्लम है, जो अभी तक लिगेसी चली आ रही है। हम लोग सुधार की बात करते हैं जो ब्रिटिश टाइम से, और जिस तरह का सेटअप चला रहा है, जिसमें कि बहुत टाइम के साथ सुधार की गुंजाइश है, और इफिशिएंटली अगर उसको मैनेज करना है तो उसे करना ही चाहिए, करना ही होगा, वो अभी तक नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। और इस कारण से भी आज के दिन में आप देखें, मेडिकल कॉलेज में 50% पोस्ट खाली है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और इसके लिए अगर जिम्मेदार है तो उस पर एक्शन क्या हुआ, उसका मॉनिटरिंग क्या हुआ, अकाउंटेबिलिटी क्या हुई? तो आप 50% से ज्यादा पोस्ट जहां मेडिकल कॉलेज में खाली रहे, आज के दिन में आप देखेंगे कि रिपोर्टिंग नहीं आ रही है। लैब टेक्नीशियन की 50% से ज्यादा कमी थी जिस समय हम टीबी में काम करते हैं, शायद अभी भी वही स्थिति होगी। जब लैब टेक्नीशियन आपके पास नहीं है, नाक से आपको बहुत इस छोटी सी ट्रेनिंग के बाद ही आप नाक से स्वैब ले सकते हैं। अभी नेजोफ्रेंजियल पीछे से लेना है, ओरोफेरिंक्स से आसान नहीं है। सब लोग, इसमें भी छोटी ट्रेनिंग चाहिए। आपके पास लैब टेक्नीशियन नहीं है, कोई आदमी को खाना पूर्ति के लिए नाक से लिया, दे दिया, और उसके बाद फिर टेस्ट कर लिया। और बहुत इंपॉर्टेंट बात उठाए थे सरोजी ने कि आपका नंबर चाहिए केवल मोबाइल। आज के दिन में घपला भी हो रहा है, इसमें भी स्कैम हो रहा है। क्या हो रहा है कि नंबर, आधार कार्ड और फोन नंबर जा रहा है, निगेटिव आ गया, और वो सब वो जो किट बच रहे हैं जो मार्केट में जा रहा है। ये सब मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और इस सब के लिए स्पष्ट अकाउंटेबिलिटी फिक्स होने की बात होनी चाहिए कि आज अगर 50% 30% पोस्ट खाली, आप कहते हैं कि हमारा खजाना भरा है, आप खजाना का मालिक हैं, आप सरकार हैं, तो क्यों इतने दिनों से खाली है? उसके लिए कौन अकाउंटेबल है?
आज तक अकाउंट फिक्स नहीं हुई है। हाँ सरोज जी, मैं आपके पास आना रहूंगा इसी प्रश्न से। लैब का भी क्वेश्चन उठाया डॉक्टर साहब ने कि ये सारी चीजें हेल्थ पॉलिसी, अगर हम एक अच्छी हेल्थ पॉलिसी चाहते हैं तो 73 साल हो गए आजादी के, हम एक अच्छी हेल्थ पॉलिसी नहीं दे पाए अपने देश को। उसका ये बड़ा कारण क्या है? दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैक्सिमम बातों को तो डॉक्टर दिवाकर कवर कर गए, लेकिन कुछ बातों को मैं भी पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। जैसे कि अगर हेल्थ के मामले में डिसीजन लेना है तो आईएएस कैसे लेगा डिसीजन? आईएएस संस्कृत भी पढ़ के हो सकता है कि आईएएस बना हो सकता है इंजीनियरिंग पढ़ के भी बना हो सकता है वो हिस्ट्री पढ़ के बना हो, उसको समझ नहीं आना है टेक्निकलिटीज को। आपके पास टेक्निकल कमिटी होनी चाहिए जिसमें विशेषज्ञ होने चाहिए थे, डॉक्टर्स होने चाहिए थे, और वो अप्रूव करते चीजों को, और आपको खाली करना था, प्रोसेस करना था आगे। लेकिन आप उंगली करने का भी पावर आप ही के पास है, डॉक्टर के पास कुछ नहीं। डॉक्टर तो डमी है, डमी बना करके डॉक्टर को रखे हैं, तो वो क्या कर पाएगा? अभी आप एक चीज, जो कोरोना ही फैल रहा था, तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है, और उसके ऊपर से भी है कि सिस्टम था, सिस्टम के लोग कह रहे थे कि ये चीज ऐसे आ रहा है, और आप दिसंबर से अलर्ट पे जाइए, आप सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद करिए। हमारे पास अगर विदेश को ही केवल रोक लेते तो पूरा देश सेफ हो जाता। कैसे आ गया? आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बच्चा जो है वो अमेरिका में था, और उसको लाने के लिए भी 2 महीना 1.5 महीना लेट हुआ, ये मुझे मालूम है। आपके कई मिनिस्टर्स के बच्चे वहां थे, उसको लाने के लिए आपने कईयों को आने दिया, और वो कोरोना आ गया लास्ट। और आपके पास आना ही था। अगर आप लॉकडाउन मजाक करने के लिए लॉकडाउन कर रहे थे तब तो मजाक करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको लॉकडाउन करना था तो तरीके से करना था लॉकडाउन, और लॉकडाउन तरीके से करते तो शायद 1 महीना बाद आप ढंग से हो जाते। लॉकडाउन भी है और सब आ रहे हैं जा रहे हैं, मिनिस्टर का बेटा कहीं फंसा है तो उसको लेके आना ही आना है। इस तरीके से लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं था। डॉक्टर्स को आप कोई फैसिलिटीज नहीं दिए थे। अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे नाक से सैंपल लेना। अगर पूरे हिंदुस्तान भर के टेक्नीशियन जितने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, अगर उन टेक्नीशियंस को बोल दीजिए, अगर 95% टेक्नीशियन, 5% को मैं छोड़ देता हूं, 95% टेक्नीशियन नाक से सैंपल लेना जानता ही नहीं है, आरटीपीसीआर का सैंपल नहीं ले सकता। और मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, मैं उस इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा, बेइज्जती होगी, कि सैंपल लिया और फेंक रहा है, सैंपल को फेंक रहा है, और दूसरा लड़का लेकर के उसको बफर में डाल रहा है जिसमें डालना है, तो वो फेंक रहा है और एक जगह इतना सारा जमा हो गया। इस तरीके से टेस्ट होता है। आपको नहीं करना तो बोल दीजिए मत, नहीं करेंगे भाई, अपने से बचना है बचो, और जहां हो सकेगा करो। अब एक बात आ रही थी प्राइवेट वालों को क्या मतलब, क्यों? गवर्नमेंट आप है, खजाना आपके पास है, टैक्स आप लेते हैं, और प्राइवेट वाला आपके लिए मरे? क्यों मरे? टैक्स तो आप ले रहे हैं ना आम आदमी, तो आप उसको देंगे क्यों नहीं? उसको सर्विसेज क्यों नहीं प्रोवाइड करेंगे? इसके लिए कोई अलग से कोर्ट कचहरी में जाके केस लड़ना पड़ेगा क्या? तो ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो, और एक होता है गवर्नमेंट का विजन भी होना चाहिए। गवर्नमेंट के पास कुछ अगर विजन है, कमियां होंगी, हम अमेरिका नहीं है, हम उतने रिच नहीं है, मान लो, लेकिन मिनिमम चीजें तो हम कर सकते थे ना अगर हमारे पास विजन होता। जैसे कई लोग ऐसे थे जो बहुत वॉलेंट्री भी जाके सर्विसेज दे रहे थे, किसी के पास विजन था तो वॉलेंट्री सर्विस कर रहा था। सरकार के पास विजन ही नहीं है। ये पहली बार ऐसा हमको लगता है कि विजनलेस सरकार है। मिनिस्टर जरूरी नहीं है कि डॉक्टर हो, आई डू एग्री ऑन दैट। फिर डॉक्टर ही कहाँ से जरूरी है कि आप कोई उद्योग मिनिस्ट्री के लिए इंजीनियर पकड़े? हम इस तरीके से नहीं ला सकते, है ना। हर बारी संभव नहीं है कि आपको वित्त मंत्रालय के लिए इकोनॉमिस्ट मिल जाए और फॉरेन मामलों के लिए हर बारी आपको मिल जाए, उसका विशेषज्ञ मिल जाए, जरूरी नहीं है। लेकिन वो एक ऐसी कमेटी को उसके पास हो, जो एक्सपर्ट कमेटी हो, और उसकी राय को वो माने, और उसमें विशेषज्ञ हो, और उनकी चले, उनकी राय को ही माने मिनिस्टर। वो नहीं है। यहाँ आईएएस की बात मान लेंगे, आईएएस पता चला संस्कृत पढ़ के आया है, वो हिस्ट्री पढ़ के आया है, वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आया है, वो इंजीनियरिंग पढ़ के आया है, वो डॉक्टरों में फैसला ले रहा है। और आईएएस में अहंकार भी इतना है कि वो केवल पीटी और मेंस में पास करे, थोड़ा बहुत मेडिकल टर्मिनोलॉजीज को जान के और उसके बारे में जानकारी करके, और उनको अहंकार है कि डॉक्टर होता क्या है, मैं इससे ज्यादा जानता हूँ, ऐसी थोड़ी आईएएस बना। तो इस तरह की सिचुएशन मिल जाएगी, प्रैक्टिकली मिलेगी।
और यही स्थिति है हमारे यहाँ। और गवर्नमेंट के पास एक पॉलिसी नाम की चीज नहीं है। आपके पटना में एक पीएमसीएच है, हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूट है, ऐसा मान के चला गया है कि पीएमसीएच को हैंडल नहीं किया जा सकता है, जैसे चल रहा है राम भरोसे चलने दो, जबकि इससे भी बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट बहुत बेहतरीन मैनेज किया जा सकता है। आपके पास, आप सोचो, दिन भर में जहां पूरे बिहार से पेशेंट आ रहे हों और बिहार के भी पेशेंट आ रहे हैं जो हाइजीन को नहीं समझते, आपने उस चीज को बहुत बेसिक, मेरा जस्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं, सिस्टम पे क्वेश्चन उठा रहे हैं कि आपको वो हाइजीन नहीं समझते। हो सकता है जहां बैठे हैं वही थूक दें, आपके पास सफाई का इंतजाम करने वाले क्या है? आप जानते हैं कि वो थूकेगा, आपके यहाँ लिटरेसी लेवल नहीं है उतना, थूकेगा, तो आपने सफाई का इंतजाम क्यों नहीं किया? आपके पास सफाई का इंतजाम नहीं है, आप नहीं जानते उसको टीबी है कि क्या है, और इमरजेंसी वार्ड में बैठ के थूक रहा है। ठीक है, अगर उल्टी कोई कर जाए पेशेंट, तो आपके पीएमसीएच में 8-10 घंटा बाद तक कोई सफाई करने नहीं आएगा। तब तक में वो कितना इन्फेक्शन फैला देगा भगवान माने। तो आपके पास तो भगवान भरोसे चल रहा है। एक बार एक जर्मन एक्सपर्ट आया था, इंजीनियर, तो वो बहुत नास्तिक था, बहुत छोटी सी बात है, नास्तिक था, और वो भारत के रेल में एक बार ही सफर कर लिया। उसके उतरते के साथ बोला कि नहीं, मैं मान गया कि भगवान तो होता है। तो बोला कैसे? भारत में रेलवे चल रहा है जिस तरीके से, और इसमें जिंदा लोग बैठने के बाद निकल जाते हैं, तो भगवान तो है, जब उसकी इच्छा होगी तभी जाएंगे। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ भी भगवान है, शायद इस वजह से आप और हम जिंदा है। नहीं तो जितना अनहाइजीनिक तरीके से सरकार का सिस्टम चलता है, अगर हाइजीन पे भी ध्यान नहीं है, किसी चीज पे ध्यान नहीं है। अभी आपको हम बिहार का अगर एग्जांपल दे दें, तो बिहार के मुख्यमंत्री खुद क्वारंटाइन, हमेशा क्वारंटाइन, और 1.5-2 महीना क्वारंटाइन रहे। पूरा बिहार बाढ़ से डूब रहा था, कोरोना में डूब रहा था, बाकी लोग बढ़ रहे हैं, कोई मास्क लगा के नहीं चलता, कोई गाइडलाइन नहीं था कि मास्क लगा के चलिए। जब बहुत प्रेशर बना, तब ये लोग उस पे भी फाइन निकालेंगे। एक भी टीवी पे ऐड नहीं आ रहा था बिहार सरकार की तरफ से, पेपर्स में नहीं आ रहा था कि आप मास्क लगा के चलिए, नहीं चल रहा। और ये पूरा कोलैप्स सिस्टम है, जिसको एक ही लाइन में बोले कि जानकारी भी नहीं है और वो लेना भी नहीं चाहता है। जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे ना कि डीएम डिसाइडिंग है, डीएम को वास्तव में उसको फुर्सत नहीं है, उसके पास 1000 काम है। आप उसको क्यों डिसाइडिंग मैन बना के रखे हो, अथॉरिटी बना के रखे हो? उसकी जगह कोई अथॉरिटी, वो आपका सिविल सर्जन जो सिस्टम है, आपने सिविल सर्जन को क्यों नहीं दे दिया? किसी मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट को क्यों नहीं बना दिया? जो सीनियर हो उसी को बना दो कम से कम। मेडिकल चीजों को वो समझता है, जरूरतों को समझता है, आईसीयू में क्या चाहिए नहीं चाहिए। आपके पास जो परचेजिंग कमेटी है, वो परचेज कैसे करती है मालूम है? एक सामान इतना ज्यादा होता है और उसी का सपोर्टिंग सामान होता नहीं है, और आपका टेस्ट नहीं होता है। आरटीपीसीआर की 7 मशीनें हैं और 7 में से चल 2 ही रही हैं, बाकी जगह रैट टेस्ट हो रहा है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, और दबा के पूरे बिहार को। अच्छा, आपका गाइडलाइन क्या, आईसीएमआर का गाइडलाइन क्या आता है कि आरटीपीसीआर आपका फाइनल डायग्नोसिस देगा। आपके पास आरटीपीसीआर ही नहीं है, फाइनल डायग्नोसिस देगा, डॉक्टर मजबूर है वो आरटीपीसीआर लिखने के लिए, और वो लिख रहा है आरटीपीसीआर, कहाँ कराएगा आरटीपीसीआर? आपको लौट रहा हूँ मनोहर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आईसीएमआर की बार बार बात हो रही है। मैंने जो यूएस के डॉक्टर से बात किया, तो उन्होंने साफ साफ बोला कि आईसीएमआर के पास पेंडेमिक की दवा बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसको सरकार कैसे बोल सकती है कि आप बना लीजिए? इस वक्त नहीं, आईसीएमआर डायरेक्ट नहीं बना रहा है, वो तो टेस्ट हो रहा है, वो तो केवल गाइडलाइन तय करेगा, उसकी वो क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल तय करेगा, और डब्ल्यूएचओ के कोऑर्डिनेशन के साथ। और ऐसा नहीं है, एक्सपर्ट टीम तो आईसीएमआर में भी है, और भारत की जो मेडिकल प्रतिभा है, मेडिकल जो टैलेंट है, मैं मेडिकल टैलेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो पेंडेमिक के बारे में उनका ज्ञान नहीं है उनको अभी। तो पेंडेमिक, देखिए, पेंडेमिक के बारे में कंफ्यूजन तो वर्ल्ड वाइड है, और ऐसा नहीं है कि विदेशों में बड़ी अच्छी स्थिति है और हिंदुस्तान में तो वो स्थिति है। हमने भी काफी इस पर मील के पत्थर हासिल किए हैं, लेकिन अभी जो दोनों डॉक्टरों ने जो अपने जो इतने सारे अव्यवस्था को लेकर के जो अपनी तकरीरें की हैं, लगता है कि इन्होंने मेरे मन के अंदर की सारी बात इनके मुंह से मुझे सुनाई पड़ा। 100% मैं इनकी बातों से सहमत हूं। और मैं बता दूं
कि टेक्नोक्रेट वर्सेस ब्यूरोक्रेट के पूरे विवाद का मेरे किताब में जिक्र है, और तकनीकी शाह बनाम नौकरशाह का के मामले में मैं हमेशा तकनीकी शाहों के साथ हूं। ये बात सही है, एक आईएएस को जो आपने केंद्रीकृत सत्ता का, जो ब्रिटिश काल की जो सत्ता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके जिम्मे दे दिया। दूसरा सवाल कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिशियन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर का सवाल, और ये तो मेरे किताब में एक लंबा डिस्कशन चला है कि डिफेंस का एक्सपर्ट डिफेंस मंत्री क्यों नहीं बनाया जाता, मेडिकल का एक्सपर्ट स्वास्थ्य मंत्री क्यों नहीं बनाया जाता, एजुकेशन का एक्सपर्ट एजुकेशन मंत्री क्यों नहीं बनाया जाता। इन्होंने, एक डॉक्टर सरोज ने कहा कि टीम ऑफ द एक्सपर्ट्स। तो सवाल है कि पॉलिटिकल करेक्टनेस और पॉलिटिकल इनकरेक्टनेस से जब तक हम अलग नहीं हटेंगे, और सिस्टम बनाने का जब सवाल आता है तो वो तो एक बहुत बड़ा सवाल है, उसमें बहुत सारे काम अच्छे भी हुए हैं। जो मेडिकल रिलेटेड जो सिस्टम है, जैसे कि कोविड को लेकर के आया है, वो असाधारण परिस्थिति है, उसमें हम लोग जर्नलिस्ट लोग कुछ नहीं कर सकते। इसमें जो मेडिकल एक्सपर्ट है वही इन सब चीजों की तहकीकात कर सकते हैं। मैं एक जनरल टर्म में ये कह सकता हूं कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में अगर जो सबसे गोल्डन चीज हासिल हुआ है वो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हुआ है। वो एक बेहद सफल कार्यक्रम रहा है, और वैक्सीन बनाने में हम दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर हैं, और वो कार्यक्रम सफल भी हुआ है। अभी डॉक्टर दिवाकर ने कहा, मैं एक चीज आप में जोड़ देना चाहता हूं आपकी बात में, वैक्सीन का प्रोडक्शन करने में हम नंबर 1 है। मैं वैक्सीन बनाने में नहीं है, वैक्सीन बनाने में नहीं, प्रोडक्शन नहीं प्रोडक्शन नहीं, भारत, इंडिया देखिए वर्ल्ड नहीं, वर्ल्ड इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। 2/3 वैक्सीन वर्ल्ड का इंडिया में पैदा होता है। सवाल उसका नहीं है, सवाल है कि आप किस कैंपेन मिशन मोड में कौन सा कैंपेन चलाते हैं। मैंने अपने किताब में पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन को एक बहुत बड़ा दर्जा दिया है, उसमें सारे लोगों ने मिलजुल करके पॉलिटिकल विल पावर से हासिल किया गया। तो उसी तरीके से कोविड को लेकर के जो असाधारण परिस्थिति आई है, और जो ये लोगों ने बड़े अच्छी बात कही कि कैसे इंतजामिया मजाक करती है तकनीकी सवालों पर, विशेषज्ञ के सवालों पर, चाहे वो परचेज का मामला हो। मैं इन सारे एडमिनिस्ट्रेशन की बदमाशियों से, इन खारी अव्यवस्थाओं से, इनकी विरूपताओं से मैं वाकिफ हूं कि कैसे कैसे सिस्टम अंधेर राजा और वो वाली जो कहावत है वो लागू होती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे पास संसाधन का अभाव है, हम गरीब मुल्क हैं, हम विकासशील देश हैं। कोई कहता है एजुकेशन में 6% जीडीपी खर्च कर दो, कोई कहता है हेल्थ में 6% जीडीपी खर्च कर दो। गरीबी भी दूर करना है हमें आपदा से भी लोहा लेना है, तो हम रेगुलेटरी अथॉरिटी क्यों नहीं बनाते? प्राइवेट प्लेयर का एजुकेशन की ही तरह। आपकी बात में एक चीज और मैं जोड़ दूं कि दुनिया में हेल्थ और एजुकेशन के मामले में हम गरीब देशों में गिने जाते हैं। ठीक है, गरीब देश में जाते हैं, लेकिन पॉलिसी बनाने में तो रिच हो सकते हैं। हम पॉलिसी इस तरीके की बनाएं कि मेडिकल और एजुकेशन में 3 टायर रेगुलेटरी अथॉरिटी हो, और प्राइवेट प्लेयर को भी एकदम रेगुलेट कर दें कि आपको अगर टेस्ट करना है तो ये रेट लेना है, आपको फी लेना है तो ये रेट लेना है। प्राइवेट प्लेयर में जो सरकारी, जैसे डॉक्टर दिवाकर ने कहा कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर रोबस्ट नहीं है, सारी भीड़ जो है बड़े अस्पतालों में होती है। तो अगर प्राइवेट प्लेयर को रेगुलेट कर देंगे, तो जैसे प्राइवेट प्लेयर ने हर घर में, हर हाथ में मोबाइल पकड़वा दिया, तो हर व्यक्ति को स्वस्थ प्राइवेट प्लेयर भी कर सकते हैं। फिर वहां लूट नहीं होगी, फिर मजबूरी का फायदा नहीं उठाया जाएगा, और एक गवर्नमेंट डॉक्टर को 200 पेशेंट 2 घंटे के अंदर नहीं देखना पड़ेगा। जो इनकी मेडिकल रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, मैं उससे 100% सहमत हूं। लेकिन जब सिस्टम सुधारने की बात आएगी, मैंने तो एक आईएएस से सवाल किया था कि टेक्नोक्रेट वर्सेस ब्यूरोक्रेट में आप किसके साथ हैं, तो उसने 1000 तक दे दिए अपने फेवर में और टेक्नोक्रेट के खिलाफ। तो अब जैसे कि पावर मिनिस्ट्री में जाइए, पावर मिनिस्टर का जो सेक्रेटरी होता है वो टेक्नोक्रेट होता है, तो आप डिफेंस में क्यों नहीं बना सकते, आप हेल्थ में क्यों नहीं बना सकते? मैं आपको बता दूं, राजीव गांधी के टाइम में पायलट आर्मी को सरफेस ट्रांसपोर्ट पकड़ा दिया, और ट्रांसपोर्टर आर्मी को हवाई जहाज का मंत्रालय पकड़ा दिया। अभी कुछ दिन पहले नड्डा को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया, और जो हेल्थ बैकग्राउंड के हैं हर्षवर्धन, उनको पकड़ा दिया विज्ञान और तकनीकी मंत्री। तो पॉलिटिकली करेक्टनेस जब आप चीजों को सोचते हैं, तो आपको सिस्टम को सुधारने का ध्यान नहीं जाता, केवल राजनीतिक संतुलन बनाते हैं और अपनी पब्लिसिटी करते हैं। अब आज की तारीख में तो इस देश का
हर मामले का एक्सपर्ट एक ही आदमी बैठा है, एक ही ज्ञानी बैठा है, वो नरेंद्र मोदी है। तो नरेंद्र मोदी अपने को अगर विजनरी कहलाना चाहते हैं तो हर सिस्टम में सुधार करो ना। मैंने तो 15 साल के रिसर्च के बाद 4 किताबों का जो पोथा तैयार किया है, देश का 80% रिफॉर्म तो वो ला देगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मेडिकल रिफॉर्म के 75% मामलों को गारंटी के साथ इस देश में बदलाव लाया जा सकता है। बाकी जो इन 2 डॉक्टरों ने जो बातें कही हैं, सब की सब सराहनीय बातें कही, सबकी बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन ये बात हमें स्वीकारना होगा कि आज टेक्नोक्रेट ब्यूरोक्रेट के सामने भले लाचार है, लेकिन हर व्यक्ति इंडिविजुअली इतना स्वार्थी हो चुका है, इतना इमोरल हो चुका है, और सब पेशेवर, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मतलब कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वकील हो, जर्नलिस्ट हो, मीडिया पर्सन हो, सब के सब जो है इमोरल और अनैतिक हो चुके हैं। अब मैं ये कहता हूं कि डॉक्टरों को आप सबसे बड़े पुरस्कार से नवाजिए, उनके लिए तो यश से ज्यादा बड़ी चीज है पैसा, उनके लिए कमतर चीज होनी चाहिए, लेकिन उनको यश नहीं मिलता तो वो पैसे कमाने में लग जाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए बनाते हैं। इंजीनियरों के साथ यही है, तो हम इनको क्रेडिट दें समाज में, इनको हम ज्यादा पब्लिसिटी करें, मीडिया इन जैसे लोगों को ज्यादा हाईलाइट करे। जब उनमें ये सेलिब्रिटी बनने का और जब उनमें नाम कमाने की भाव आएगी तो वो पैसे को तिलांजलि दे देंगे, तब वो ह्यूमन सर्विस पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो सिस्टम में बहुत ज्यादा सुधारों की जरूरत है। हमारे जितने निजी सेक्टर में जितने अस्पताल हैं, सबकी रैंकिंग तय कर दीजिए, सबके फीस स्ट्रक्चर तय कर दीजिए। आखिर TRAI एक एक चीज तय करता है, RBI एक एक चीज तय करता है, सेबी एक एक चीज तय करता है, तब ना वो सारा सिस्टम ठीक से चल रहा है। प्राइवेट हो या सरकारी हो, कोई फर्क नहीं, सबको एक डंडे से चलाया जाना है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या है, लोग पहले ही डर जाते हैं, 2 लाख का बिल आएगा, 3 लाख का बिल आएगा, 10 लाख का बिल आएगा, तो हमें उस पर भी करारा चोट करना पड़ेगा। हमें एजुकेशन के मामले में ही जाइए, 1-1 करोड़ रुपया फी लिया जाता है, तो उसकी भी रेगुलेटरी मॉड्यूल है कि हेल्थ एजुकेशन को लेकर के रेगुलेटरी बॉडी क्या बननी चाहिए, कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड बने। तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों के सपोर्ट से, और सरकार की जो नौकरशाही है, सरकार की जो लाल फीताशाही है, वो केवल हेल्थ सिस्टम में नहीं है, हर जगह मौजूद है। चूंकि वहां पर विजन का अभाव है, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे काम अच्छे भी हो रहे हैं ई गवर्नेंस के जरिए, ई टेंडरिंग के जरिए, या और तमाम इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के जरिए, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन में तमाम सुधारों की दरकार है। दीपक जी, हाँ दीपक आगे। हाँ दिवाकर जी आपसे एक क्वेश्चन मेरा रहेगा कि मैंने अभी एक इस पे आर्टिकल लिखा था, एडिटोरियल। तो एडिटोरियल मैंने सजेशन दिया था कि हर स्टेट में कम से कम एक एम्स होना चाहिए, हर स्टेट एक एम्स होना चाहिए, कम से कम एक एम्स होना चाहिए, और हर डिवीजन लेवल पे एक PGI लेवल का अस्पताल होना चाहिए। क्या ये जरूरी नहीं है? इस पेंडेमिक को देखने के बाद हम इस चीज को नहीं समझेंगे? क्योंकि देखिए गंगाराम जैसे अस्पताल ने 16 लाख रुपए बिल दिया, और वो भी डॉक्टर के पेशेंट का, बाहर का पेशेंट नहीं है। नहीं, निश्चित तौर पे इस सब में तो सुधार की आवश्यकता है, और एम्स जितना अच्छा से राज्यों में रहे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रायोरिटी डिसाइड करते हुए मैं माफी मांगूंगा कि मुझे अभी 6:30 हो रहा है, 6:25 हमें निकलना होगा एक जगह, तो अपनी बात को हम खत्म करके फिर निकलना चाहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एम्स तरीके के इंस्टीट्यूशन सारे राज्यों में रहे निश्चित तौर पे, और PGI के जैसा आपने बताया कि उस स्तर पर राज्य के अंदर में सब डिवीजन पे रहे। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को करना बहुत आवश्यक है, और उसमें प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है कि किन राज्यों में जहां पर डिफिशिएंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर प्रायोरिटी के साथ स्थापित किया जाए। और केवल वही नहीं, उसके साथ उनके अंदर जो कार्य हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता की मॉनिटरिंग। हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो लैक कर रहा है हर एक क्षेत्र में, वो मॉनिटरिंग अकाउंटेबिलिटी है। मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी की कहीं कोई महत्ता नहीं है, जो सबसे कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर किसी भी इमरजेंसी हॉस्पिटल, अगर एम्स है या PMCH या कोई भी है, अगर वहां पर कोई इमरजेंसी पेशेंट जाता है और मात्र ऑक्सीजन की कमी से या एड्रेनलिन जो छोटी सुई होती है जो 4 रुपए 5 रुपए की लैसिक्स आती है जो BP कंट्रोल की, अगर उसकी कमी से किसी की डेथ होती है,
तो उस समय अकाउंटेबिलिटी तत्काल फिक्स होनी चाहिए कि क्यों ये परचेज समय पर नहीं हुई, 4 रुपए की चीज थी, इससे जान बच सकती थी। और आज हमारे यहाँ ये चीज नहीं होती है। जब तक मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के अंदर में नहीं आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होगी, तब तक हमारे यहाँ अगर बहुत सारे खर्च हो भी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार भी हो जाए, तो बहुत इफेक्टिवली वो कार्य करने की इफिशिएंसी नहीं रहेगी और लोग नेग्लिजेंस रहेंगे, लोग फॉर ग्रांटेड लेकर के चलेंगे और प्रॉब्लम होगा। तो हमारे समझ से आपकी बात सही है कि मेडिकल कॉलेज और एम्स तरीके की इंस्टीट्यूशन स्थापित होती रहे, वो हो भी रही है। बिहार के अंदर भी हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ रही है। हर एक फाइनेंशियल 5 ईयर प्लान में एक न एक एम्स की स्थापना की बात हो जाती है। पटना के बाद अब दरभंगा में एम्स खुलने की बात हुई है, हर एक और सब स्टेट में भी खुल रही है, छत्तीसगढ़ से लेकर के। तो वो सराहनीय कार्य है, अच्छी बात है, लेकिन मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी सबसे प्रमुखता से आज के दिन में कुछ हम लैग कर रहे हैं, तो वो ये दोनों चीज है। और करप्शन को जितना इफेक्टिवली टैकल करने चाहिए था उतना इफेक्टिवली आज तक टैकल नहीं हो पाया है। उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि हो इंटरनल, लेकिन उसे भी बहुत इफेक्टिवली एक मॉनिटरिंग सिस्टम के द्वारा उसको भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है हर एक लेवल पर। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ पार्टिसिपेट करने में। असल में हमें अभी निकलना है, 7 बजे एक जगह पहुंचना है। एक क्वेश्चन और है जी। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लूं चलते चलते कि देखिए, जहां जहां प्राइवेट सिस्टम था मेडिकल का, वो कोलैप्स कर गया, चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, वो कोलैप्स कर गया प्राइवेट सिस्टम। जब पेंडेमिक आया तो वो कोलैप्स कर गया। क्यूबा जैसा छोटा सा देश अमेरिका में जाके अपनी सेवाएं दे रहा है। जो मैंने आर्टिकल, मतलब डॉक्टरों से मेरी बात हो रही है अमेरिका में, वो वहां का डॉक्टर जाके दे रहा है क्योंकि वहां गवर्नमेंट के अंडर में सब कुछ है। तो नहीं, ये इसके देखिए, बारे में आप क्या सोचते हैं? ये डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। आपको इस नीति में ये तय करना पड़ेगा कि आप प्राइवेटाइजेशन के साथ जाएंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर के साथ जाएंगे। ये डिपेंड करता है। बहुत सारे मिश्रित सिस्टम के अंदर हॉस्पिटल्स के रिपोर्ट्स आए हैं। अमेरिका अभी डिफरेंटली काम किया। अमेरिका का विजन बहुत डिफरेंट था। जो प्रेसिडेंट, जो इफेक्टिव, जो प्रैक्टिकल, जो एविडेंस बेस्ड मेडिकल इंटरवेंशन थी, उसको नकारने वाले प्रेसिडेंट रहे। जो मास्क को यूज ही नहीं करते थे और जो मास्क लगाता उस पर हंसते थे। अनफॉर्चुनेटली उन्हें खुद कोरोना हुआ और अभी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। लेकिन विजन जो अमेरिका जो गाइड करता था, उसके अंदर बहुत सिस्टम जो सामान्य स्थिति में होनी चाहिए थी वैसा नहीं हो पाया इस पर्टिकुलर महामारी में। और लेकिन अमेरिका के अंदर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे अभी भी कार्य कर रहे हैं। और जितनी मेडिकल एडवांसमेंट हुई है, जितने आप देखेंगे कि जितनी वैक्सीन की टेस्टिंग या वैक्सीन का रिसर्च जो चल रहा है, कोई भी दवाइयां आई, HIV एड्स की दवाई आई जो कि आज करोड़ों अरबों लोगों की जान बचाने में सक्षम हुई है, वो सब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ने किया है। गिलियड ने बनाया है। रेमडेसिविर जिससे जान बच रही है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने बनाया है। एंटी एड्स जितनी दवाइयां हैं सब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ने बनाया है। वैक्सीन का भी रिसर्च चल रहा है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के साथ साथ, मैक्सिमम प्राइवेट, जॉनसन एंड जॉनसन का चल रहा है, ऑक्सफोर्ड के साथ एस्ट्राजेनेका का चल रहा है, मॉडर्ना का चल रहा है, सब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं। हाँ, सरकारी इंस्टीट्यूट्स भी कर रहे हैं। जहां तक क्यूबा का अभी का एक्सपीरियंस की बात है, हाँ, निश्चित तौर पे क्यूबन हेल्थ सिस्टम एक अच्छा मॉडल के रूप में सामने आया, जहां की लिमिटेड रिसोर्सेज में लोगों को इफेक्टिव हेल्थ केयर मिला। उसके अलग पहलू हैं। उसके पहलू ये हैं कि वहां भ्रष्टाचार अभी उतना कॉमनली इफेक्ट नहीं किया है सिस्टम्स को, और उस कारण डिलीवरी गुड्स की वहां पर हो जाती है। आप देखेंगे कि हमारे बड़े बगल में पड़ोसी, क्यूबा तो दूर की बात है, श्रीलंका में बहुत अच्छा है, हेल्थ पैरामीटर्स है, और इस पैंडेमिक में भी उन्होंने अच्छा कार्य किया है। और वहाँ के हेल्थ सिस्टम भी पूरी तरह से सरकारी नहीं होते हुए भी, प्राइवेट और सरकारी का मिक्सचर होते हुए भी बहुत अच्छा इफेक्टिव डिलीवरी दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि केवल प्राइवेट या केवल पब्लिक इंस्टीट्यूट ही कार्य कर रहे हैं। डिफरेंट स्थिति में जहाँ डिफरेंट तरह की मॉनिटरिंग होती है, डिफरेंट तरह की अकाउंटेबिलिटी होती है, फ्रीडम होती है, और सिस्टम में करप्शन का क्या है, उस पर चेक्स एंड बैलेंस कैसे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा
स्थिति कौन सी स्थिति में कौन बेहतर कार्य करेगा। तो हमारी समझ से अमेरिका का डिफरेंट अभी रोल रहा है, जितना रोल बढ़िया रहना चाहिए था उतना लीडरशिप में नहीं रह पाया इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन में, जहाँ की मेडिकल एविडेंस को नकारा गया बहुत दिनों तक। लेकिन वहां भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ने कार्य किया और अभी भी कार्य कर रहे हैं। हेल्थ जो पब्लिक इंस्टीट्यूट है उससे अमेरिका के अंदर में बहुत अच्छा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। जैसे आपका जॉन्स हॉपकिंस से लेकर के हार्वर्ड से सब प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। सारे इंस्टीट्यूट में रिसर्च और जितनी टेक्निकलिटी होनी चाहिए उतने रिसोर्सेज देते हुए रिसर्च चल रहे हैं। NHS सिस्टम भी बहुत अच्छा कार्य किया। यूके का जो सरकारी सिस्टम है, नेशनल हेल्थ सर्विसेज स्कीम है, जो सबसे इसमें अच्छा अगर कार्य अगर सरकारी सिस्टम ने किसी ने किया है तो वो ऑस्ट्रेलिया का भी किया है, जो कॉमनवेल्थ में सोशल सिक्योरिटी वहां पर है, और इतनी अच्छी इफिशिएंटली सरकारी सिस्टम ने कार्य किया ये पहुंचाने में। और आज के दिन में न्यू साउथ वेल्स, सिडनी के आसपास 0 केस रिपोर्टेड है जुलाई के बाद से। तो वहां पर अपने सिस्टम के साथ साथ इक्विप किया। एक पेशेंट भी आए तो उनको पूरे सरकारी तंत्र के को लगते हुए इफेक्टिवली ट्रीटमेंट की गई, और बहुत अच्छा पब्लिक हेल्थ सिस्टम का एग्जाम्पल वहां पर आया है। तो मेरी बात यही मैं समाप्त करना चाहूंगा, आप लोग से इजाजत लेना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ओके सरोज जी, आप बताइए कि क्या हमें मेडिकल हेल्थ सिस्टम कुछ बदलने की जरूरत है, या प्राइवेटाइजेशन जो प्राइवेट सिस्टम है उसको गवर्नमेंट सिस्टम के साथ काम करने की जरूरत है? देखिए, मैं विरोधी किसी चीज का नहीं हूँ, मैं मुख्य रूप से समर्थक हूँ सरकारी सिस्टम का। आपका सरकारी सिस्टम हो जाएगा, लेकिन ह्यूमन नेचर होता है क्राइम और करप्शन, ये ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर नहीं होता तो हर देश में, हर समाज में लॉ बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हर देश और लॉ काम करता है, किया जाता है, तो इसमें क्योंकि ह्यूमन नेचर है क्राइम और करप्शन, हमारे पास क्या है कि करप्शन तो हाथ जोड़ते हो जाएंगे। अच्छा, करप्शन है साथ सरकारी सिस्टम बंद कर दो, तो क्या प्राइवेट में करप्शन नहीं होगा? प्राइवेट में भी करप्शन होता है। और मनोहर जी कह रहे थे थोड़ी देर पहले, वो बिल्कुल सही बात कह रहे थे, बहुत से लोग हैं प्राइवेट में जो करप्शन करने के लिए 2 लाख का और इस तरीके का अनवांटेड बिल्स भी थोपे। ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है कि एक लैब इन्वेस्ट करने में मिनिमम 15-20 लाख रुपया लगता है, तो उसका वो खर्च कहीं ना कहीं निकलेगा टेस्ट में ही। तो लेकिन बात ये भी तो समझिए कि जो टेस्ट कराने आ रहा है कि उसकी क्या स्थिति होगी। उसी तरीके से अगर आपका सरकारी सिस्टम, सपोज PMCH या केवल PMCH दुरुस्त कर दीजिए, NMCH दुरुस्त कर दीजिए, IGMS कर दीजिए, एम्स कर दीजिए, बिहार भर के पेशेंट को दिक्कत नहीं होगी। और बहुत सारे प्राइवेट लोगों को अपना रेट डाउन करके आना पड़ेगा बाजार में कि साहब आप PMCH में जा रहे हो इलाज कराने, ठीक है हम उससे थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, आ जाओ। लेकिन आपका एकदम जब सिस्टम कोलैप्स की स्थिति में है तो मजबूरी में भी लोग प्राइवेट में आते हैं। और जब प्राइवेट में बड़े बड़े बिजनेसमैन जब आ जाएंगे, तो बिजनेसमैन जो आएगा, जो कॉर्पोरेट कल्चर आता है, तो वो तो निचोड़ेगा। इंडिविजुअल डॉक्टर वो डिस्काउंट भी करेगा। कई बार फ्री इलाज कर जाता है कि अच्छा ये आदमी लाचार है, मजबूर है। कई बार हम लोग भी करते हैं, फ्री करते हैं, क्योंकि तो मजबूरी उसकी समझ में आती है, लेकिन एक लिमिट तक ही कोई कर पाएगा। तो गवर्नमेंट से निश्चित रूप से, और दूसरे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अगर मनोहर जी की इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि ये भी काम है, 6% GDP काट दो और वो कर दो, स्वास्थ्य में भी कर रहा है, इतना टंटा है। अरे इतने टंटे के लिए सरकार बनाई जाती है। सरकार का मतलब क्या है कि आपको एक टंटा मिलेगा क्या? आपको बहुत सारे टंटा मिलेगा, और वो आप इसी के लिए लड़ रहे थे चुनाव जाकर के। इसी पे आपको क्या आपको मालूम नहीं है? आप राजनीति में आए हैं, आपको हजारों लोगों के साथ मिलना पड़ेगा। प्रोफेशन बदल दीजिए अगर आपको नहीं करना है। अगर आपको नहीं करना है तो आप अपना प्रोफेशन बदल दीजिए। अगर आप नहीं कर सकते, एक बारी मैं पटना जंक्शन रेलवे काउंटर पे गया, भीड़ था, एक गरीब लड़के को काउंटर वाला डांट रहा था कि चुपचाप बैठो, शांति से बैठो। और हमने उसको कहा, बाद में डांटा कि क्यों डांट रहे हो उसको? तो बोले सर सिर अंसा जाता है ना, दिन भर 1000 आदमी से मिलते हैं। तो हम बोले तुमको मालूम नहीं था कि तुम रेलवे में काउंटर क्लर्क बनोगे और तुमको 1000 आदमी रोज मिलेगा?
और तुमको 1000 आदमी को जब नहीं कर सकते हो, बहुत बेरोजगार बाहर घूम रहा है, तुमको नौकरी मिल गया तो ऐश में आ गए। काम नहीं करना चाहते हैं लोग, इजी मनी चाहते हैं। इजी मनी नेता भी चाहने लगा, वो काम नहीं करना चाहता है। ऐसा नहीं कि हुनरमंद लोग नहीं होते और हुनर का और टेक्नोक्रेट्स को पूजा नहीं जाता। अगर आप भारत के संविधान निर्माता के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं तो आपको मैं जानकारी दे दूं, वो संविधान को के उतने बड़े विशेषज्ञ नहीं थे जितने बड़े विशेषज्ञ अर्थशास्त्र के थे। वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उनका पीएचडी था और उन्होंने भारत का पहला फाइनेंशियल कमीशन डिजाइन किया। और फाइनेंशियल कमीशन नाम की जो चीज हम समझते हैं वो भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ, उसके लिए उनको क्रेडिट भी नहीं मिलता। जिस चीज के लिए मिलना चाहिए जेन्युइनली वो भी नहीं मिलता। तो है, भारत के साथ दिक्कत है। और नेता लोग भी करते नहीं थे क्या पहले के लोग? हम लोग कहाँ जीरो से उठ के इतना आए हैं, तो वो एक पॉजिटिविटी है। लेकिन जो हमारा ये डिस्कशन है, और ऐसे ही जब डिस्कशन से एक्सपर्ट्स का होता है तो उस डिस्कशन का एक फ्रूट निकाला जाता है और इसीलिए डिस्कशन होता है। कमियां नहीं होती तो आप डिस्कशन करते क्या? तो कमियां है, डिस्कशन है, लेकिन आपको दुरुस्त पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होना है। क्योंकि हो सकता है एक डॉक्टर बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो लेकिन बहुत बड़े मास को वो नहीं संभाल सकता है, उसके लिए एक्सपर्ट नहीं है। जो उसके लिए एक्सपर्ट है उसको वहां रहने दीजिए। मिनिस्टर शुड बी द एक्सपर्ट ऑफ द पीपल, और वो उसको हेल्प लेना चाहिए एक्सपर्ट से, टेक्नोक्रेट से। लेकिन डिजाइन अगर इस डिजाइन में होगा तो सोल्यूशन अच्छा आएगा। अगर आप कोई भी मेडिकल सिस्टम को उसके एक्सपर्ट्स को देंगे चलाने के लिए और आप फैसला लेंगे, पॉलिटिकली करेक्ट करेंगे, मास का इमोशन समझेंगे और उस हिसाब से एक्सपर्ट्स को देंगे तो एक्सपर्ट रास्ता निकाल देगा, एक्सपर्ट्स रास्ता निकालेंगे। लेकिन आज से रास्ता नहीं निकलेगा, आईएएस से रास्ता नहीं निकलेगा। आईएएस से रास्ता, अगर आईएएस इस तरीके से करे कि एक्सपर्ट्स को वजन दे तो रास्ता निकल आएगा और बहुत बढ़िया रास्ता निकलेगा। और गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट अस्पताल, गवर्नमेंट ये होना ही चाहिए। जितनी गरीबी है या जिसका इनकम आप देखो ना, आप जिसका इनकम एवरेज 10,000, 20,000, 25,000 है, वो अगर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक बार बीमार पड़ जाए उसके घर का एक आदमी तो वो उखड़ जाएगा। और ये होना चाहिए क्या? आपका 70% पॉपुलेशन इस स्टेज में है जो मिडिल इनकम ग्रुप से लेकर के और लोअर इनकम ग्रुप में है। नहीं, वो मैंने पहले रखा, वो मैंने बात ना कि 16 लाख रुपए गंगाराम अस्पताल ने एक डॉक्टर से ही ले लिए उसके अंकल के लिए। सोचिए आप, सोचने वाली बात है। वही बात है कि यहाँ पे ये स्थिति है, जिस देश में चैरिटेबल ट्रस्ट दुनिया भर के आते हैं और वो भी लूटते हैं, क्योंकि जो बिजनेस माइंडसेट के आते हैं। अब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, इसीलिए की बात कर रहा हूँ। तो इधर हम मनोहर जी के पास आना चाहेंगे थोड़ा सा। मनोहर सर, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, क्या हेल्थ पॉलिसी की बहुत ज्यादा जरूरत है देश को? क्योंकि मैंने एक आर्टिकल में अपने एडिटोरियल में लिखा था कि जो हमारे को क्यूबा के साथ जाना है या यूरोप के साथ जाना है। यूरोप में प्राइवेट सिस्टम था, नंबर 1 हॉस्पिटल थे और वो कोलैप्स कर गए क्योंकि वो प्राइवेट थे, वो नहीं कर पाए, इतना महंगा इलाज नहीं आदमी अफोर्ड कर पाया, वो कोलैप्स कर गए। वहां पे बहुत बुरी तरह स्थिति हो गई पैंडेमिक के दौरान। और क्यूबा जैसा देश, एक मिनट, क्यूबा जैसा देश जो अमेरिका को भी हेल्प कर रहा है, वहां पे पूरा गवर्नमेंट के अंडर में पूरा फ्री है। तो क्या हमें नहीं करना चाहिए कि हर जगह एक निश्चित एरिया में एम्स हो, एक पीजीआईज हो और वो सारा सेंट्रलाइज हो? वो बड़ा शार्ट में आपसे आंसर चाहूंगा इसका। देखिए कि सबसे बड़ी बात ये कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की कोई विभाजन रेखा कुछ नहीं होती है, सब सिस्टम उनको सही करता है। सिंगापुर एयरलाइन सरकारी एयरलाइन कंपनी है, वर्ल्ड की बेस्ट है। सरकारी हॉस्पिटल में और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के जो प्रोफेसर और डॉक्टर हैं, प्राइवेट उसका कहीं भी मुकाबला नहीं कर सकता, वो सबसे वेल क्वालिफाइड है। प्राइवेट प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है तो हम उसको बात कह रहे हैं, ये सब रेगुलेटरी अथॉरिटी कराता है उनको। आज जो है ना, टेलीकॉम कंपनियां 50 लाख करोड़ के घाटे पे चल रही हैं, जबकि कोई प्राइवेट के सगर में घाटा नहीं होता है, वो केवल मुनाफा होता है। कौन करवा रहा है? कंपटीशन कर रहा है, टेलीकॉम अथॉरिटी करवा रही है, रेगुलेटरी अथॉरिटी। और सरकारी जो टेलीकॉम कंपनी है उनको महीना भी नहीं मिल पा रहा है और वो लोगों की सेवा करने के लिए उनके द्वार पर पहुंच रहे हैं। पहले लाइनमैन 500 से 1000 रुपया रिश्वत लेता था केवल लाइन ठीक करने के लिए। तो सिस्टम को बनाइए ना। और जो
डॉक्टर साहब सरोज जी जो सवाल उठा रहे हैं, मैं तो पॉलिसी की जो बात कर रहे हैं ना, तो पॉलिसी तो है, लेकिन हॉलिस्टिक पॉलिसी लाइए। हर हॉस्पिटल में एक जो है ना, एक कंसल्टेंट का पोस्ट क्रिएट किए, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर का पोस्ट क्रिएट करिए। जो अफरा तफरी मस्ती है वो क्यों मस्ती है? क्योंकि मैनेजमेंट साइड कौन है? मैंने तो आईएएस को अपने किताब में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बजाय इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सर्विस वो बदलने की बात कह रहा हूं। वो क्यों अपने को सोचते हैं कि मैं बॉन्ड रूलर हूं? वो आप भी मैनेज करो। हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत हर जगह पड़ती है, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, पुलिस थाना हो या कहीं भी हो। तो सवाल है कि सब सुधारा जा सकता है, बस आपके पास क्लियर कट विजन होना चाहिए। कई बार हम लोग विमर्श करते हैं तो केवल उसमें टुकड़े टुकड़े में बातें कह देते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा देते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल रूप में, ऑर्गेनाइजेशनल रूप में, पॉलिसी के रूप में, इंस्टीट्यूशनल के रूप में हमें पूरा खाका उसका पेश करना होगा। और वो खाका यही है कि सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडी की हेल्थ अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी लेकर के आइए और सबको अलग अलग एड्रेस करिए, सब समस्या दूर होगी। फंड के, अब मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपया है, किसी में हम 10 रुपया ज्यादा लगाएंगे, किसी में कम लगाएंगे, लेकिन है तो 100 ही रुपया। तो हम 100 से पहले 200 रुपया कमाएं, जिससे कि हम 10 के बजाय 20 रुपया लगाए, 30 रुपया लगाए। जैसे हमारी आमदनी बढ़ती है वैसे ही हम हॉस्पिटल में ज्यादा खर्च करते हैं, हेल्थ पे ज्यादा खर्च करते हैं, एजुकेशन पे ज्यादा खर्च करते हैं। वही नियम देशों के साथ भी लागू होता है। तो आज जो बिहार की पूरा हेल्थ सिस्टम जो चरमराई है, वो लाजमी था चरमराना, क्योंकि वो प्रायोरिटी में नहीं है। वहां पर सब, कोई आदमी खूब ऐश कर रहा है, कोई आदमी खूब मर रहा है। तो उसमें जो राइट थिंकिंग वाले लोग हैं, जैसे ये दोनों आपके डॉक्टर जो पैनल में थे, इनकी बातों में पूरी ईमानदारी लगी मुझे। तो जो जहां पर जेन्युइन प्रॉब्लम है उसके कॉन्टेक्स्ट में जाकर के चीजों को कहना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भ्रष्ट लोग कहाँ नहीं, कौन नहीं है? डॉक्टर में खूब भ्रष्ट लोग हैं, इंजीनियर में खूब भ्रष्ट हैं, हमारे मीडिया में खूब भ्रष्ट हैं, पॉलिटिशियन को सब लोग भ्रष्ट कहते हैं। लेकिन हमें पिन पॉइंटेड तरीके से, बिंदुवार तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से हर समस्या का एक जेन्युइन खाता खींचना पड़ेगा। और फिर समस्या के समाधान, चाहे वो तकनीकी हो, चाहे वो प्रबंधनगत हो, चाहे वो राजनीतिक इच्छा शक्ति के जरिए हो या फिर वेल मैनेजमेंट के जरिए हो, सबका समाधान किया जा सकता है। तो देश में पूरी एक हेल्थ सिस्टम की, हेल्थ पॉलिसी की, 3 टायर रेगुलेटरी बॉडी की पूरी दरकार है। उसी तरीके से एजुकेशन में दरकार है। और बाकी तो सुधारों का और अच्छाइयों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता है। अब इन लोगों ने एक जो है हेल्थ पॉलिसी तो लाया है नीति आयोग के जरिए, मैं उसमें गया था कि ये 2 लाख प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाएंगे, जो कि स्टेट ऑफ आर्ट जो है बिल्डिंग होगा, वहां पर योगा भी किया जाएगा और वहां पे पारा मेडिकल स्टाफ होंगे, वहां पर बड़े डॉक्टरों को लगाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, मैं तो झोला छाप डॉक्टर जो गांव में होते हैं, मैं तो उनके समर्थन में हूँ। कम से कम वो एक्सपीरियंस्ड बंदा होता है, उसको पूरी जानकारी होती है, भले डिग्री ना हो लेकिन उसकी सूझबूझ अनुभवी वाली होती है। और गांव में कम से कम वो सब घर में जाकर के पहुंच करके सुई और दवाई दे सकता है। लेकिन डॉक्टर तो आजकल तो घर में जाने का और कॉल करने का प्रचलन ही खत्म है। प्रधानमंत्री को भी अगर गोली लग जाए तो उनको भी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, कोई मोबाइल वैन नहीं होता है। तो मुझे तो इस सिस्टम पर ही सवालिया निशान लगता है। मैं तो हॉस्पिटल में भी जाता हूं तो सिंगल विंडो सिस्टम की मैं वकालत करता हूं। एक रोगी रोग दिखाने जाता है और जाकर के वहां भयंकर संघर्ष करना पड़ता है कि 100 जगह यहाँ जाओ, वहां जाओ, यहाँ जाओ, उसमें अभी मर जाता है। तो हेल्थ कंसल्टेंट का पोस्ट, हेल्थ मैनेजमेंट का पोस्ट, डॉक्टरों के लिए पूरी गाइडलाइन, पब्लिक और प्राइवेट का पूरा लेवल प्लेइंग फील्ड और सबको लेकर के बिल्कुल एक्सपर्ट के द्वारा मैनेज पूरा सिस्टम होना चाहिए। लेकिन इसमें वैचारिक ईमानदारी की सबसे बड़ी जरूरत है, चाहे वो मेडिकल प्रैक्टिशनर के जरिए हो, पॉलिटिशियन के जरिए हो या सोशल साइंटिस्ट के जरिए हो, सबके मिलजुल करके ये काम बनेगा। प्रधानमंत्री आरोग्य योजना आई है, कोई बहुत सफल और कोई उसमें बहुत महान योजना में नहीं मानता हूँ। वो टाइप 3 डिजीजेज का एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान करती है, जिसका भी सिस्टम जो है बिल्कुल लड़खड़ाया हुआ है, वो ठीक तरीके से काम ही नहीं कर रहा है। तो आप सिस्टम को सुधार सकते हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए और जितने लोग पार्टिसिपेंट हैं इस सिस्टम में सबको आप प्रतिदान आपको देना पड़ेगा। सबके लिए वाजिब पारिश्रमिक और उनके लिए यथोचित मानदंड देना पड़ेगा। इसको आप चाहे लीगलाइजेशन ऑफ करप्शन भी कर सकते हैं अप टू सम एक्सटेंट। आप 2%, 3%, 5% कमीशन दे करके अगर किसी की सेवा लेते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है, बजाय कि 90% राशि की लूट हो जाए। अच्छा है कि 10% इंसेंटिव में, वजीफों में, कमीशन में, प्रतिदान में और मानदंड में आप दें।
तो हम हेल्थ सिस्टम को भी सुधार सकते हैं। और कोविड के जरिए ये तो असाधारण परिस्थिति आई है। मेरे सामने मेरे कई हेल्थ के ही अधिकारी लोग कहते हैं अभी तो पूरा लूट मचा है। तो हम कहे लूट तो मचा है, ठीक है, लेकिन अगर कोई लूट के ही क्या करेगा? डॉक्टर तो खुद ही डर से वो हो रहा है कि कहीं मेरी जान न चली जाए, और बहुत डॉक्टरों की जान भी गई है। तो यहाँ पर तो कोई अगर अरबे रुपया लूट ले या करोड़ों लूट ले तो कहाँ लेकर के जाएगा? जैसे हमारे नीतीश कुमार कहते हैं कब्र में वो अपने उसके ले करके, और वो क्या बोलते हैं, कफन में कोई बांध करके तो पैसा ले नहीं जाएगा। तो इसीलिए ये बड़ा ही एक यक्ष प्रश्न है कि कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के एक व्यापक सुधार हो, जिसमें प्राइवेट प्लेयर रहें, पब्लिक प्लेयर भी रहें, बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बहुत मिलेगी। जैसे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने सामानों को सस्ता किया और बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ा दिया। आज सामान क्वालिटी प्रोडक्ट बिकने लगे कॉम्पिटिटिव प्राइस पर, चाहे फ्रिज हो, टीवी हो, रेफ्रिजरेटर हो या कुछ भी हो, एसी हो। तो मेडिकल सिस्टम में भी इतना बाजार को खोल दो। मुझे एक डॉक्टर ने बताया कि साउथ इंडिया में 5 रुपये में एक एमबीबीएस जो है फी लेकर के दवाई करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्लेथोरा ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन, और पास आउट वहां पर एमबीबीएस वाले भी काफी ज्यादा है। सप्लाई उनकी बढ़ गई है, तो डिमांड को वो मैच कर रहे हैं और कम फीस में वो सबकी सेवा कर रहे हैं। और बहुत ऐसे डॉक्टर हैं जिनको मैं सल्यूट करता हूं, जो कि ह्यूमन सर्विस को लेकर के हाईली मोटिवेटेड हैं। मुझे इन दोनों डॉक्टरों को देख के लगा, इनका अभिव्यक्ति देख करके लगा, नहीं तो हॉस्पिटल में जाइए तो डॉक्टर बात ही नहीं करते हैं। एक मरीज पर हिंदुस्तान का यह आंकड़ा है, 1-1.5 मिनट पर मरीज पर डॉक्टर समय देता है। सरकारी हेल्थ में तो चलिए भीड़ बहुत होती है, 2-2 घंटे में 200 मरीज को देखना होता है। प्राइवेट में कौन सी भीड़ होती है? वहां भी डॉक्टर 1.5 मिनट में आपका पूरा काम निपटा देता है। जबकि विदेश में, मैं तो यूरोप गया हूँ, वहां तो इतने सवाल रोगी से करते हैं डॉक्टर और इतनी सारी चीजें पूछते हैं, इतने सारे क्वेरी का समाधान करके मैं चट गया। मेरा बेटे का एक हल्का सा एक्सीडेंट हुआ था, जर्मनी के एक हॉस्पिटल में जाना पड़ा। 25 मिनट उसने एनेस्थीसिया के बारे में मुझे बताया। हमने इतनी बताने की इनको क्या जरूरत है? तो वहाँ ओवर टाइम दिया जाता है, 22 मिनट एवरेज है वहाँ डॉक्टर के समय देने का, भारत में 1.5 मिनट है। तो बहुत सारी सवाल है, बहुत सारे सवालात हैं और सब पर क्वेश्चन मार्क है। लेकिन सिस्टम को सुधारना पहली प्राथमिकता है। वो सिस्टम सुधारने की पहल जो है वो पॉलिटिशियन पर, एडमिनिस्ट्रेटर पर, पॉलिसी मेकर पर ही जाता है। और ऐसा नहीं है, ये डॉक्टर पाल जो है नीति आयोग के जो मेंबर हैं, वो तो हेल्थ बैकग्राउंड के आदमी है। मैंने उनसे कहा कि आप जो हेल्थ आरोग्य बीमा जो लाए हैं, आप हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी ले आते, क्रांति हो जाती देश में। अरे भैया, सबको रोज रोज थोड़ा ना बड़ी बड़ी बीमारी हो रही है, तो 50-60 के बाद होती है। रोजमर्रा की जो बीमारी है उसका सिस्टम तो ठीक करिए। जो मारा मारी मची रहती है दिल्ली के, चाहे आप राम मनोहर लोहिया में जाए या एम्स में जाए या सफदरजंग में जाए, तो हमें बड़ा ही सुनियोजित तरीके से, सुविचारित तरीके से, समझदारी पूर्वक सब लोगों को साथ में लेते हुए हमें हेल्थ में पूरा सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा। दीपक जी, आपके इसी बात से मैं समाप्त करूंगा कि एक सुनियोजित तरीके से एक नई हेल्थ पॉलिसी होनी चाहिए जो लोगों को आरोग्य की तरफ लेके जाए, ना कि हमें संकट की तरफ ले जाए, खासकर ऐसी विपदा की स्थिति में। और अब ऐसी विपदा की स्थिति में हमने इतनी सार्थक बहस की, इसके लिए सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नमस्कार करता हूं मनोहर जी। और